डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2581 से 2590 तक। इलियस के हुक्म से चौंक कर सब दोबारा खामोश हो गए। हम इसे कैसे हरा सकते हैं? कोला ने करविदिया को मौत की तवानाई के सिया बादल में घिरा हुआ देखकर सरगोशी की। करविदिया का हाला पहले ही काफी ताकतवर था और उसके अदाद व शुमार के साथ उनकी टीम को ये यकीन भी नहीं था कि वो इसे मार सकेंगे। ताहम मध्यम सुरमई लंबी तलवार थामने के बाद सिटी लॉर्ड का हाला मजीद ताकतवर हो गया था और उसके अदाद शुमार में एक नुमाया तब्दीली आई थी। करविदिया लेवल 120, HP 5 400 000 000 5 400 000 5.5 अरब से कुछ कम HP महज मुज़हका खेज थी। वो सिर्फ अपनी जंगी बहाली से हर सेकंड में 4 मिलियन HP बहाल कर सकता था। ये फी सेकंड 10 मिलियन HP से ज्यादा था। सूरत-ए-हाल को मजीद खराब करने के लिए अब जबकि करविदिया ने मध्यम सुरमई तलवार थाम ली थी, हथियारों की मौत की तवानाई ने एक डोमेन बना लिया था जिसने इसके गिर्द 30 गज के दायरे को घेर लिया था। डोमेन के बाहर से भी कोला महसूस कर सकता था कि वो मौत की तवानाई कितनी ताकतवर थी। इस डोमेन के अंदर तमाम जिंदगी तेजी से खत्म हो रही थी, राख में बदल रही थी। यहां तक कि पथरीली जमीन भी उनकी आंखों के सामने रेत बन गई। डोमेन में माना का नाम व निशान तक नहीं था। वो आसानी से तसव्वुर कर सकते थे कि मौत के इस धुंधले बादल के अंदर खड़े खिलाड़ियों का क्या हश्र होगा। हील रश और बाकी सब भी इतने ही हैरान रह गए। इनमें से किसी ने सोचा भी नहीं था कि पोवाइजन सिटी का फाइनल बॉस ऐसी चाल चलेगा। मोनस्टर्स आमतौर पर हथियार या साजो सामान इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें आइटम बोनस नहीं मिलते थे। वो अपने बुनियादी औसाफ पर भरोसा करते थे। इसके बावजूद मोनस्टर्स एक चैलेंज पेश करते थे। अब जबकि करविदिया के पास एक हथियार और उसका आर्मर सीट था, वो उससे कैसे लड़ने वाले थे? सिस्टम वाकई हमें कोई मौका नहीं दे रहा है। सैफ अली ने मायूस कुन मुस्कुराहट के साथ करविदिया को देखा। आम हालात में सैफ अली को अपनी रंग ऑफ गोसुपिल के साथ सिटी लॉर्ड को शिकस्त देने का कुछ भरोसा होता, लेकिन अब करविदिया को देखकर इसे इस जंग को जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। खुफिया जमीनों के अंदर खिलाड़ी अपने पर्सनल गार्ड्स को नहीं बुला सकते थे और टीम का औसत लेवल अब भी इस बात से 5 लेवल कम था। वो शायद बास के पहले मरहले में भी ना बच पाएं, इनडेड को मारना तो दूर की बात है। जब टीम के अरकान खामोशी से सोच रहे थे कि उन्हें इस सुपीरियर मिथक मोन्स्टर का सामना कैसे करना चाहिए, ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। क्या कुछ हुआ है? सैफ अली ने जब इन दो डार्क प्लेयर्स के अजीब तासुरात देखे तो पूछा। हमारी गिल्ड्स को अभी ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनमें बताया गया है कि डैमनस हार्ट की बनाई गई अलायंस टीम ने इनशनेट गार्ड्स टावर की पहली मंजिल पर दूसरे बास को मार दिया। वो पहली मंजिल के ट्रायल को मुकम्मल करने और फ्लोर मास्टर बनने से सिर्फ 2 बास दूर हैं। ब्लू रेनबो ने परेशानी से वजाहत की। जीरो विंग के साथ अपने इत्तिहाद की बदौलत डार्क रिप्सॉड और डीटी सोसाइटी दोनों ही डार्क वर्ल्ड की दीगर ताकतों के मुकाबले में बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे। यही वजह थी कि डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतें और खिलाड़ी उनकी गिल्ड्स के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे। ताहम अगर डैमनस हार्ट की टीम इनशनेट गार्ड्स टावर को फ़ाल करने में कामयाब हो गई तो ऐसा नहीं रहेगा। जीरो विंग के बरक्स उनकी गिल्ड्स के पास नाकाबिल तस्खीर एनपीसी फौजें नहीं थीं। अगर डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों और खिलाड़ियों ने उनकी गिल्ड्स के अरकान के खिलाफ होने का फैसला किया तो सिर्फ तबाही ही उनका मुकद्दर होगी। उन्होंने तीसरे बास पर छापा मारना शुरू भी कर दिया है। इस खबर ने सैफ अली को दंग कर दिया। इनशनेट गार्ड्स टावर पर छापा मारना लेवल 100 प्लस सपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर छापा मारने जितना मुश्किल था। डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों को पहली मंजिल को फतह करने का मौका मिलने से पहले कम अज कम 10 से 15 दिन दरकार होने चाहिए थे। फिर भी सिर्फ 3 मुख्तसर दिनों में
डेमनस हार्ट की बनाई गई अलायंस टीम ने पहले 2 बासेस को शिकस्त दे दी थी। इनकी पेशरफ्त सैफ अली की तवक्कुआत से बिल्कुल बाहर थी। अब हमें क्या करना चाहिए? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। इस रफ्तार से डेमनस हार्ट की अलायंस टीम अगले 2 या 3 दिनों में पहली मंजिल को फतह कर लेगी। एल्डर गोल्ड ने बेचैनी से पूछा। उन्हें तवक्को नहीं थी कि डेमनस हार्ट इतनी ताकतवर होगी। मंतिकी तौर पर डेमनस हार्ट के पास मौजूद सरागों के बावजूद अलायंस टीम को इतनी हैरत अंगेज पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए थी। इनेशनेट गार्ड्स टावर के ट्रायल्स को फतह करने के लिए बड़ी तादाद में 3 खिलाड़ियों और काफी ताकतवर हथियारों और साजो सामान की जरूरत होगी। इससे भी बदतर बात यह थी कि डार्क रिप्सॉड और डीटी सोसाइटी के मैन फोर्स मेंबर्स पोवाइजन सिटी में फंसे हुए थे। अगर वो किसी तरह करविदिया को शिकस्त देने में कामयाब हो भी गए तो अलायंस टीम तक पहुंचना नामुमकिन था। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी, सैफ अली ने सिटी लॉर्ड की तरफ मुड़ते हुए ऐलान किया। क्या आपके पास कोई मंसूबा है? गिल्ड लीडर आब्दागाल ने पूछा। इनकी टीम में सिर्फ 700 से कुछ ज्यादा खिलाड़ी थे। हर मेंबर को करविदिया की जंगी बहाली पर काबू पाने के लिए हर सेकंड में कम अज कम 15,000 नुकसान पहुंचाना होगा। ताहम वो एक सुपीरियर मिथक का सामना कर रहे थे। आम हालात में भी 3 माहिरीन जिन्होंने अपने माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को गैर मुकफ्फल नहीं किया था, इस बास को हर सेकंड में सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। चूंकि करविदिया हाथ में सुरमई लंबी तलवार के साथ मजीद ताकतवर हो गया था, इसलिए वो शायद इससे भी कम नुकसान पहुंचाएंगे। यहां तक कि सैफ अली और उन चंद दीगर खिलाड़ियों को शामिल करने के बावजूद जिन्होंने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर गैर मुकफ्फल कर लिया था, उनके पास सिटी लॉर्ड को शिकस्त देने के लिए फी सेकंड काफी कल नुकसान नहीं होगा। हिमम इस बास की एक कमजोरी है जिसे हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि हम कामयाब होंगे या नहीं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। सैफ अली आमतौर पर करविदिया से लड़ने में इतनी जल्दी नहीं करता, बल्कि वो पहले अपनी टीम को पोवाइजन सिटी में अपनी ग्राइंडिंग जारी रखने में मदद करता। क्रिम्सन इसोरुड सेनेट ने सिर्फ ये मुतालबा कि वो सिटी लॉर्ड को शिकस्त दें। उसने करविदिया को फौरी तौर पर मारने के बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्हें शहर में घूमने और अपनी ताकत बढ़ाने के काबिल होना चाहिए था। ताहम सैफ अली के पास इस वक्त ये आसाइश नहीं थी। डेमनस हार्ट उसकी तवक्को से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगर वो करविदिया को जल्दी नहीं मार सके और डेमनस हार्ट को इनेशनेट गार्ड्स टावर पर कब्जा करने दिया, तो सिर्फ डार्क रिप्सॉड और डीटी सोसाइटी ही नुकसान में नहीं रहेंगी। जाहिर है ये जीरो विंग के लिए भी बहुत बुरी खबर थी। सैफ अली मैन बर्रे आजम की तरफ जाने वाले डार्क प्लेयर्स की तादाद को सख्ती से महदूद करने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट पर भरोसा करने के काबिल था। ताहम इस पाबंदी के बगैर डार्क वर्ल्ड के रिहायशी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के बाहर जो चाहें कर सकते थे। यही वजह थी कि वो टेलीपोर्टेशन गेट को कंट्रोल करना चाहता था। इसके पास सिर्फ एक नाइट डिवीजन थी और उन इलाकों की एक हद थी जिनकी वो हिफाजत कर सकता था। सैफ अली अपनी टीम की तरफ मुड़ा और काम सौंपना शुरू कर दिए। कोलाबास के करीब रहेगा, जबकि टीम के बाकी अरकान शहर की गलियों में छप जाएंगे। मेली खिलाड़ी हर तरह के जाल बिछाएंगे और रेंजड खिलाड़ी मुख्तलिफ इमारतों की छतों से हमला करेंगे। याद रखें सब लोग, किसी भी वक्त बास के 200 गज के अंदर सिर्फ 100 खिलाड़ी हो सकते हैं। तमाम मेली खिलाड़ियों को करविदिया से दूर रहना चाहिए। हीलर्स बास को टैंक करने वाले एमटी पर तवज्जो दें। डुज डीलर्स बस अपनी मर्जी से हमला करें। एमटी मौत की तवानाई के 3 स्टैक्स जमा होने के बाद पोजीशनें बदल लें। सैफ अली ने सबकी पोजीशन संभालने के बाद अपनी टीम को याद दिलाया, अगर कोई मसला नहीं है तो छापा शुरू करते हैं। आमतौर पर उन्हें पोवाइजन सिटी के फाइनल बास पर छापा मारने के लिए 1000 अफराद पर मुश्तमिल टीम की जरूरत होती, लेकिन जब उनके पास इससे कम हो तो वो 100 अफराद की टीमों में सिटी लॉर्ड का मुकाबला कर सकते थे। ऐसा करने से वो बास की एचपी को कम से कम कर देंगे। बदले में 100 अफराद की टीमों को ज्यादा सख्त शराइत का सामना करना पड़ेगा। चूंकि टीम के ज्यादातर अरकान उन शराइत को पूरा करने के काबिल नहीं थे, इसलिए उनके पास 100 अफराद की टीमों के साथ इस बास पर छापा मारने में कामयाबी के ज्यादा इम्कानात थे। सैफ अली का हुक्म सुनते ही कोला ने करविदिया पर धावा बोल दिया। जैसे ही कोला सिटी लॉर्ड के 200 गज के अंदर पहुंचा, टीम का हर फर्द हक्का बका रह गया। बास की ज्यादा से ज्यादा एचपी गिरकर सिर्फ 2.1 अरब रह गई, जो आधे से भी ज्यादा कम हो गई थी।
ताहम अब टीम के सामने एक मुख्तलिफ मसला था। 5.4 अरब एचपी वाले बास पर 700 से ज्यादा खिलाड़ियों के हमला करने के बजाय उन्हें एक वक्त में 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के बगैर 2.1 अरब एचपी वाले बास का सामना करना पड़ा। छापे की मुश्किल कम होने के बजाय बढ़ गई थी। अचानक करविदिया इतनी रफ्तार से कोला के सामने नमूदार हुआ कि चोटी के माहिरीन को भी रद्द अमल जाहिर करने का वक्त नहीं मिला। सिटी लॉर्ड ने कोला पर अपनी लंबी तलवार चलाई, हथियार ने अपने पीछे एक सिया फिजाई शिगाफ छोड़ा। कोला तोप के गोले की तरह पीछे उड़ा और फाइनल बास से तकरीबन 20 गज दूर जमीन पर जा गिरा। अपनी ढाल से हमले को रोकने के बाद भी कोला की 50% एचपी खत्म हो गई। खुशकिस्मती से हमले ने गार्डियन नाइट और सिटी लॉर्ड के दरमियान काफी फासला पैदा कर दिया था। कोला ने प्रोटेक्शन ब्लेसिंग को फाल करके और करीबी गिली की तरफ भाग कर जवाब दिया। दरी असना 50 गज दूर 3 हीलर्स ने दीवानावार कोला का इलाज करना शुरू कर दिया। गार्डियन नाइट पर एक के बाद एक सेक्रेड लाइट्स और हीलिंग लाइट्स पड़ रही थीं, जिससे इसकी एचपी इसकी ज्यादा से ज्यादा एचपी के 2/3 तक बहाल हो गई। 2 सेकंड बाद कोला को एक और ज़र्ब लगी, जिसने इसे करीबी दीवार में दे मारा और उसकी एचपी का एक और तिहाई हिस्सा छीन लिया। हीलिंग स्पील्स के एक और दौर के बाद भी 3 हीलर्स ने इसकी एचपी को सिर्फ आधा बहाल किया। चंद बार मजीद पटखे जाने के बाद कोला आखिरकार करविदिया को गिली में ले जाने में कामयाब हो गया। गिली के पेचीदा रास्तों की वजह से करविदिया के लिए हमला करना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे ही सिटी लॉर्ड दोबारा कोला को मारने वाला था, इसका पांव उन बारूदी सुरंगों में से एक पर पड़ा जो टीम ने पहले गिल्ली में बिछाई थी। धमाका। ओवाइजन सिटी में एक जोरदार धमाका गूंजा और उनडेड के सर के ऊपर 1,000,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। चंद कदम मजीद चलने के बाद करविदिया ने एक और मैजिक ट्रैप को मुतहर्रिक किया और 700,000 से ज्यादा का नुकसान उठाया। इससे पहले कि करविदिया जाल बिछाने वाले खिलाड़ी को तलाश करने के लिए मोड़ता, कोला आगे बढ़ा और अपना 13 जस्टिस रूल इस्तेमाल किया, जिससे मजीद 50,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ और बास की तवज्जो दोबारा हासिल कर ली। अच्छा, ये मुमकिन है। सब लोग अपनी पोजीशनिंग का ख्याल रखें। रेंजड खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से हमला करे। मैली खिलाड़ी जाल बिछाते रहें। सैफ अली ने चलाया जब कोला ने करविदिया की तवज्जो पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फिर इसने मनी ईचर वर्ड को फाल किया। चैप्टर 2582 लाइट शेडो में बेहतरी, सख्त खौफनाक दरिंदा। जब सैफ अली ने मनी ईचर वर्ड को फाल किया तो करविदिया की नकलो हरकत की रफ्तार, रद्द अमल की रफ्तार और बुनियादी औसाफ ऐसे कम हो गए जैसे बास किसी दलदल में फंस गया हो, लेकिन एक सुपीरियर मीथक के तौर पर असरात के खिलाफ उसकी मुजाहमत काफी ज्यादा थी। यहां तक कि एक इंटरमीडिएट मास्टर मैजिशियन के तौर पर सैफ अली की मनी ईचर वर्ड ने करविदिया के बुनियादी औसाफ को 30% के बजाय सिर्फ 15% तक कम किया। मनी ईचर वर्ड को फाल करने के बाद सैफ अली ने तेजी से रंग ऑफ बुरीलेंस को फाल किया, जिससे हर रेंजड खिलाड़ी के बुनियादी औसाफ में इजाफा हुआ। दरी असना सिटी लॉर्ड के आसपास मौजूद 90 से ज्यादा रेंजड खिलाड़ियों ने बास पर महारतों और जादू की बौछार शुरू कर दी। 3 स्पेल, डार्कनेस बर्न, 3 स्कल, सोलिटरी लाइट, 3 स्पेल, कुंजिकेटो अर्थन अस्पाकिस। जादू और तीरों ने इलाके को चीर कर रख दिया, जबकि धमाकों ने पोआइजन सिटी को हिलाकर रख दिया। करविदिया के सर के ऊपर एक के बाद एक 20,000 से ज्यादा के नुकसानात जाहिर हुए। जालों के नुकसान को शामिल करते हुए टीम ने करविदिया की जंगी बहाली पर काबू पाने के लिए काफी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टीम का हर रुकन ये देखकर खुशी से निहाल हो गया। जब उन्होंने पहली बार करविदिया को देखा था तो वो मायूस हो गए थे। वो जानते थे कि वो सिर्फ अपने हमलों से बास की जंगी बहाली पर काबू नहीं पा सकते। इस सिटी लॉर्ड को मारना नामुमकिन लगता था। ताहम अब जबकि वो जानते थे कि वो इसकी जंगी बहाली को रोक सकते हैं, उन्हें मालूम था कि आगे क्या करना है। उन्हें करविदिया की एचपी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की जरूरत थी। यकीनन ये कोई आसान काम नहीं होगा। अपने नुकसान को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कोला को करविदिया को उन जालों में लाना होगा जो मैली मुंबर्स ने बिछाए थे। बदकिस्मती से जाल बिछाने के लिए काफी वक्त दरकार था और उनकी मुद्दत बहुत कम थी। जब बास के करीब 100 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं हो सकते थे तो उनका वक्त और पोजीशन बेहतरीन होनी चाहिए थी।
یہ دعویٰ کرنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ایک چھوٹی سی غلطی ان کی تمام محنت کو رائیگاں کر سکتی ہے۔ جب تک سٹی لارڈ کے 200 گز کے اندر 100 سے زیادہ کھلاڑی کھڑے ہوں گے، اس کی زیادہ سے زیادہ ایچ پی واپس 5.4 ارب ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو کرودیا ہر 5 سیکنڈ میں 4 ملین ایچ پی دوبارہ حاصل کر لے گا۔ منی ایچر ورلڈ کی پابندی کے باوجود سپیریئر میتھک 5 سیکنڈ میں 50 ملین ایچ پی دوبارہ حاصل کر لے گا۔ 100 کھلاڑی اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے ٹیم ماہرین کے ماہرین پر مشتمل تھی، یہاں تک کہ سب سے کمزور کھلاڑی بھی فلوئنگ واٹر ریلم تک پہنچ چکا تھا۔ سیف علی کی دانشمندانہ کمانڈ کے ساتھ کوئی بھی ایسی تباہ کن غلطی نہیں کرے گا۔ ٹیم کا بہترین تال میل دیکھ کر سیف علی نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ کسی گلڈ کے لیے ایسی صلاحیتوں کی ٹیم کا ہونا واقعی شاندار بات ہے۔ اگرچہ ٹیم کے ساز و سامان کے معیار شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے کام مؤثر طریقے سے مکمل کیے۔ اس نے بلا شبہ چھاپے کو بہت آسان بنا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرودیا کی ایچ پی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ 95%، 75%، 50%۔ جب کرودیا کی ایچ پی 50% تک گر گئی تو اس کے لڑنے کا انداز بدل گیا، کیونکہ اس نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جس سے پتھر ٹوٹ گئے اور زمین دھنس گئے۔ اس کے گرد موت کی توانائی پھیلنے لگی، جس نے 45 گز کے دائرے میں موجود ہر چیز کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ کولا کے علاوہ، جس نے این وقت پر لائف سیونگ اسکل کو فعال کر دیا تھا، 1 درجن سے زیادہ ترتین ماہرین بھاپ بن کر اڑ گئے، اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ کرودیا غصے سے دھاڑا اور موت کی توانائی تیزی سے اس کے اوپر جمع ہونے لگی۔ ایک لمحے کے بعد گھنی سیاہ موت کی توانائی 50 میٹر اونچے نیدر ڈریگن کے سائے میں بدل گئی، جو اپنے دھندلے پروں کو پھڑپھڑا رہا تھا۔ نیدر ڈریگن کا سایہ، لیول 120، ایچ پی 6000000/60000000000۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیدر ڈریگن کے سائے کو دیکھ کر سب نے اونچی آواز میں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ باس مونسٹر واقعی ایک اور باس کو بلا سکتا ہے۔ خوفناک درندے جنگلی یا شیطانی درندوں کی طرح نہیں تھے، ان کا وجود ہی ایک قدرتی آفت کی طرح تھا۔ کچھ خوفناک درندے تو ڈریگنوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ اگرچہ ان کے سامنے موجود نیدر ڈریگن کا سایہ شاید ایک حقیقی ڈریگن جتنا طاقتور نہ ہو، لیکن یہ مایوسی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اکیلا کرودیا ہی ان کے لیے سنبھالنا مشکل تھا۔ اب انہیں صرف 100 کھلاڑیوں کے ساتھ کرودیا کے پائے کے 2 باسز کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ ایک مذاق تھا۔ نیدر ڈریگن کے سائے کو بلانے کے بعد کرودیا کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی کوئی آسان حریف نہیں تھا۔ نیدر ڈریگن کا سایہ نیچے اترا اور اپنا پنجوں والا پاؤں قریبی عمارت میں دے مارا، جس سے ڈھانچہ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ ایک سیاہ سوراخ بن گیا۔ عمارت پر موجود 3 ایلیمنٹلسٹ نے بلنک کا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی حملے میں مارا گیا۔ اچھا نہیں ہوا۔ اس باس کے حملوں میں اسپیشل امپریزنمنٹ کا اثر ہے، ہیل رش نے، جس نے یہ دور سے دیکھا تھا، سنجیدگی سے چلایا۔ اسپیشل امپریزنمنٹ کا اثر جادوئی کلاسوں اور ٹیلی پورٹیشن مہارتوں والے کھلاڑیوں کے لیے مہلک تھا۔ ایک بار جب کوئی ہستی اپنے ارد گرد کی جگہ کو سیل کر دیتی ہے تو کھلاڑی صرف جسمانی طور پر حملے سے بچ سکتے ہیں۔ تاہم جادوئی کلاس کے کھلاڑیوں میں میلی کھلاڑیوں کے مقابلے میں بہت کم چستی اور رفتار ہوتی تھی۔ اسپیشل امپریزنمنٹ اثر کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک عام میتھک مونسٹر بھی 3 جادوئی کلاس کے کھلاڑیوں کو فوری طور پر مار سکتا ہے۔ میتھک رینک والے خوفناک درندے کی تو بات ہی الگ ہے۔ جیسے ہی نیدر ڈریگن ایک اور کھلاڑی پر حملہ کرنے والا تھا، نیلی بجلی کی ایک لہر اس کے پنجے سے ٹکرائی۔ دھماکہ! ایک اور دھماکے کی آواز کے ساتھ بجلی کی لہر نے نیدر ڈریگن کے پنجے کو گلی کی طرف موڑ دیا، جس کے اثر سے فوری طور پر ایک گڑا بن گیا۔ اس مداخلت پر غصے میں آ کر نیدر ڈریگن کی سرخ آنکھیں اس شخصیت کو گھورنے لگیں جس نے جوابی حملہ کیا تھا۔ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے ڈریگن کے سائے نے اپنے نئے ہدف پر موت کی توانائی کا ایک بھنور بھیجا۔ بھنور کا ایوئی بہت بڑا تھا اور کھلاڑیوں کے لیے اس سے تیزی سے بچنا بنیادی طور پر ناممکن تھا۔ جہاں سے بھی بھنور گزرتا، وہاں کی جگہ بھی ٹوٹ جاتی۔ جیسے ہی موت کا بھنور اپنے ہدف تک پہنچنے والا تھا، متعلقہ کھلاڑی نے اپنی سیاہ لمبی تلوار اٹھائی اور اسے عمودی قوس میں نیچے کی طرف چلایا۔ ہوا آسمان میں ایک دیو ہیکل تلوار کا سایہ نمودار ہوا،
जिस ने जगह और मौत के भंवर को 2 हिस्सों में काट दिया, जो फिर खला में गायब हो गया। गिल्ड लीडर हैरान होकर आबदा गाल सैफ अली की तरफ मुड़ी, जो बिजली की लहर से मुदाखलत करने वाला खिलाड़ी था। नीदर ड्रैगन की मौत का भंवर यकीनी तौर पर एक आम टचार स्पेल से ज्यादा ताकतवर था, फिर भी सैफ अली ने इसे एक ही वार में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ये नाकाबिल यकीन था। आबदा गाल के अलावा हील रश, ब्लू रेनबो और दूर से देखने वाले बाकी सब भी इसी तरह हैरान रह गए। वो एक टचार खौफनाक दरिंदे के मुकम्मल ताकत वाले हमले की बात कर रहे थे। कोला जैसा MT भी फौरी तौर पर मर जाता अगर वो ऐसे हमले को रोकने की कोशिश करता, फिर भी सैफ अली ने इसका मुकाबला किया था। इस सौर जमीन की ताकत आखिर कितनी ज्यादा थी। कोई भी घबराए नहीं, सब लोग करविदिया पर हमला जारी रखें। मैं इस नीदर ड्रैगन की तवज्जो हटाऊंगा, सैफ अली ने करीबी खिलाड़ियों पर नजर डालते हुए हिदायत दी। सच तो यह है कि वो खुद भी अपने हमले की ताकत देखकर हैरान रह गया था। उसने सोचा था कि वो खुशकिस्मत होगा अगर वो सिर्फ मौत के भंवर को रोक सके, लेकिन इसके ऑलाइट शेडो ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसे एतराफ करना पड़ा कि इसकी अपग्रेड शदा इब्बिसिल ब्लेड माना तकनीक के लिए बिल्कुल मौजूं थी। सैफ अली के हुक्म ने सबके एतमाद को दोबारा जिंदा कर दिया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ले। अगरचे नीदर ड्रैगन ने चंद खिलाड़ियों को मार दिया था, लेकिन टीम के अरकान ने तेजी से खाली जगहों को पर कर दिया। उनके पास करविदिया के असर से बाहर अब भी सैकड़ों टीम खिलाड़ी स्टैंड बाई पर मौजूद थे, इसलिए उन्हें अफरादी कुव्वत की कमी की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ देर के लिए एक आदमी और एक ड्रैगन हुआ में लड़े, जिससे उनके गिर्द की जगह बार बार टूट रही थी। ये किसी खिलाड़ी और मोन्स्टर के दरमियान लड़ाई की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि 2 आसमान को छूने वाले मोनस्टर्स के दरमियान एक फैसला कुन जंग लग रही थी। दरी असना मामूल के मुताबिक टीम के बाकी अरकान करविदिया को शहर में घुमाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी HP को कम करते रहे। यकीनन वो अपने हमलों में लापरवाह नहीं थे। आखिरकार सैफ अली सिर्फ एक खिलाड़ी था। हीलर्स के ताउन के बावजूद इसके स्टेमिना और इर्तिकाज की एक हद थी। नीदर ड्रैगन के साथ इसकी लड़ाई इंतहाई शदीद थी और इस रफ्तार से ना तो इसका स्टेमिना और ना ही इसका इर्तिकाज ज्यादा देर तक चलेगा। टीम वक्त के खिलाफ दौड़ रही थी। खुशकिस्मती से नीदर ड्रैगन के साय को बुलाने के बाद करविदिया के गिर्द मौत की तवानाई की कसाफत काफी कम हो गई थी, जिसने बदले में सिटी लॉर्ड की जादुई मुजाहमत को कम कर दिया था। इससे टीम के कल DPS में नुमाया इजाफा हुआ। ताहम करविदिया ने मजीद शदीद हमले शुरू कर दिए थे। हर ज़र्ब एक इमारत को तबाह कर देती और जो भी गैर तैयार होता इसे मार देती। नतीजे के तौर पर टीम के अरकान मुसलसल कम होते गए। खिलाड़ियों के मरने के बावजूद करविदिया की HP आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। 40%, 20%, 10%। आखिरकार जब करविदिया की HP 1% तक गिर गई, तो नीदर ड्रैगन का साया धाड़ा और मौत की तवानाई के 1 दर्जन से ज्यादा धारों में बदल गया, जो फाइनल बास की तरफ वापस आ गए। ये सोचने की जुर्रत भी न करना कि तुम उसे ठीक कर सकते हो। इस अचानक तब्दीली ने सैफ अली को जरा भी हैरान नहीं किया। ये करविदिया का ट्रम्प कार्ड था, जिसे वो मौत के दहाने पर होने पर इस्तेमाल करता था। मौत की तवानाई का हर धारा सुपीरियर मीथक की 3% HP बहाल कर सकता था। सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए करविदिया शिफायाबी का अमल खत्म होने के बाद एक बार फिर नीदर ड्रैगन के साय को बुलाएगा। इस चाल ने माजी में बहुत सी सुपर पावर्स के छापों को अचानक खत्म कर दिया था। सैफ अली ने तेजी से इब्बिसिल ब्लेड के डार्कनेस डोमेन को फाल किया और असुवर्ड्स ऑर्बिट का मुजाहिरा किया, जिससे मौत की तवानाई को सिटी लॉर्ड के करीब आने से रोकने के लिए पावर ऑफ डार्कनेस के 36 धारों का इस्तेमाल किया। जल्दी अपनी पूरी ताकत से हमला करे। मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, सैफ अली चलाया जब मौत की तवानाई के धारे तेजी से हरकत करने लगे। खिलाड़ियों के पास इस मौत की तवानाई को तबाह करने की ताकत नहीं थी। वो सिर्फ तवानाई को बास तक पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश कर सकते थे, लेकिन जो वक्त गुजरता गया, न सिर्फ मौत की तवानाई तेजी से हरकत करेगी, बल्कि ये धारे भी बढ़ते जाएंगे। हमला जन्नत और बाकी सब चलाए जब उन्होंने करविदिया पर जो भी जादू दस्तयाब था, इससे दीवाना वार बौछार कर दी। उनके पास सिर्फ थोड़ी सी माना बाकी थी और उन्होंने अपनी तमाम ताकतवर चालें खत्म कर दी थीं। वो सिर्फ अपने जादू की ताकत और दुरुस्तगी बढ़ाने के लिए अपनी माना का इस्तेमाल कर सकते थे। 0.5%, 0.3%,
0.1%। धमाका। एक आखिरी धमाके के साथ करविदिया मौत की तवानाई के एक घने बादल में बदल गया, जो गिल्ली से तेजी से बखर गया और पूरे पोवाइजन सिटी में फैल गया। टीम के बच जाने वालों ने फिर सिस्टम के मुतअद्दिद नोटिफिकेशंस की आवाजें सुने। चैप्टर 2583 क्लियर रिवार्ड एस रैंक रेटिंग। सिस्टम मुबारक हो। अब खिलाड़ियों की पहली टीम है जिसने पोवाइजन सिटी का सीक्रेट लैंड क्रोसेड मुकम्मल किया है। इनाम के तौर पर लेवल 1 50 फरी मास्टरी पॉइंट्स, 5 लीगेसी स्कल पॉइंट्स, 1 एग्जोटुक लीगेसी पोशन, 20 गार्ड्स डोमेन रिपोर्टेशन पॉइंट्स और 40 पोवाइजन सिटी रिपोर्टेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। सिस्टम मुबारक हो। अब खिलाड़ियों की पहली टीम है जिन्होंने लेवल 120 से नीचे रहते हुए पोवाइजन सिटी को कामयाबी से चैलेंज किया है। इनाम के तौर पर 100 पोवाइजन सिटी रिपोर्टेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। सिस्टम मुबारक हो। आपकी पोवाइजन सिटी रिपोर्टेशन 100 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। पोवाइजन सिटी एक्सचेंज मर्चेंट को गैर मुकफ्फल कर दिया गया है। अब पोवाइजन सिटी की खास अशिया खरीद सकते हैं। सिस्टम मुबारक हो। उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट बिगनिंग ऑफ द एंड को एक दिन में मुकम्मल करने पर आपको इस रैंक क्लियर रेटिंग मिली है। इनाम के तौर पर लेवल 1 10 लीगेसी स्कल पॉइंट्स और 1 सिल्वर लीगेसी ट्रेजर चेस्ट दिए जाते हैं। सिस्टम के नोटिफिकेशंस के सिलसिले ने टीम के हर बच जाने वाले को लम्हा भर के लिए दंग कर दिया। ये इनामात महज बहुत ज्यादा थे। क्विस्ट के इनामात के बगैर भी करविदिया ने इतनी EXP दी थी कि हर एक के तजुर्बे के बार्स में कम अज कम मजीद 40% का इजाफा हो सके। मुख्तलिफ क्विस्ट इनामात को शामिल करते हुए टीम का हर फर्द कम अज कम 2 लेवल ऊपर चला गया। यहां तक कि वो खिलाड़ी जो जंग में मारे गए थे और बाद में जिंदा हुए थे, वो भी लेवल 114 तक पहुंच गए थे। इन इनामात ने हमें ग्राइंडिंग और डंजिन छापों के 15 दिन से ज्यादा बचा लिए हैं। अगर गिल्ड में दूसरों को हमारे इनामात के बारे में पता चला तो वो शायद हसद से मर जाएंगे। डार्क रिप्सॉड के मैन फोर्स मेंबर्स में से एक ने अपने लेवल और दस्तयाब लीगेसी स्कल पॉइंट्स को देखते हुए कहा। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन भी खेल के इस मरहले तक लेवल 110 तक पहुंचने पर खुश किस्मत होंगे। फिर भी डार्क रिप्सॉड के मैन फोर्स मेंबर्स में सबसे कम लेवल वाला खिलाड़ी लेवल 114 तक पहुंच गया था और बहुत से पहले ही 115 पर थे। दूसरे लफ्जों में वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन से एक मामूली हद आगे थे। अगरचे 5 लेवल का फर्क ज्यादा नहीं लगता, लेकिन साजो सामान और हथियारों के फर्क को मद्देनजर रखने के बाद ये बहुत बड़ा था। मजीद बड़ा, लेवल 115 के खिलाड़ी लेवल 120 की अशिया पहन सकते थे। लेवल्स में नुमाया इजाफे के अलावा टीम के अरकान ये देखकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने कितने लीगेसी स्कल पॉइंट्स हासिल किए हैं। 15 लीगेसी स्कल पॉइंट्स के साथ वो एक नई 3 लीगेसी स्कल सीख सकते थे, जो उनकी जंगी ताकत को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाएगी। ये कुछ भी नहीं है। एग्जोटुक लीगेसी पोशन और सिल्वर लीगेसी ट्रेजर चेस्ट को देखें। अब वो वाकई हैरत अंगेज हैं। एक लेवल 115 3 डार्क शील्ड वॉरियर ने अपने बैग से एक सिया पोशन और चांदी का सीना निकालते हुए कहा। जब टीम के बाकी अरकान ने इन 2 अशिया की तफसीलात का मुआयना किया तो टीम में एक शोर मच गया। एग्जोटुक लीगेसी पोशन माना बॉडी को गैर मुकफ्फल करने या माना कंट्रोल हासिल करने में सारिफ को 1 घंटे के लिए रहनुमाई फराहम करता है। फी खिलाड़ी 1 की हद। सिल्वर लीगेसी ट्रेजर चेस्ट खिलाड़ियों के पास अपनी क्लास और लेवल के मुताबिक टॉप्ड हथियार असाजो सामान हासिल करने का ज्यादा इम्कान होता है। अपनी क्लास के मुताबिक 3 स्कल स्पेल बिक हासिल करने का थोड़ा इम्कान, एपिक इक्विपमेंट हासिल करने का बहुत कम इम्कान, और इस सीने को खोलने पर अपनी क्लास के मुताबिक एक मुनफरिद लीगेसी या लीगेसी हथियार हासिल करने का न होने के बराबर इम्कान होता है। गार्ड्स डोमेन के तमाम 3 खिलाड़ी अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को गैर मुकफ्फल करने और माना पर ज्यादा कंट्रोल हासिल करने का ख्वाब देखते थे, लेकिन इनमें से किसी भी काम को मुकम्मल करना इंतहाई मुश्किल था। अब भी मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इस अमल को तेज करने का कोई काबिल एतमाद तरीका नहीं मिला था और उन्हें अपने मेंबरों की सलाहियतों और महारतों पर भरोसा करना पड़ता था। और फिर भी इन खिलाड़ियों को अभी एक ऐसा पोशन मिला था जिसने दोनों चैलेंजों में नुमाया पेशरफ्त करने का मौका फराहम किया था। ये एक हैरत अंगेज तौर पर नायाब मौका था। अगर उन्होंने इस मौका से सही तरीके से फायदा उठाया तो वो गार्ड्स डोमेन में चोटी के एपिक्स माहिरीन भी बन सकते हैं। सिल्वर लीगेसी ट्रेजर चेस्ट भी इतनी ही कीमती थी। खराब किस्मत के बावजूद
सबसे बुरी चीज जो वो हासिल करेंगे वो उनकी क्लासों और लेवल्स के लिए मौजूद टॉप-टियर हथियार असाज़ो सामान होगा। ऐसा हथियार असाज़ो सामान उनकी जंगी ताकत को जबरदस्त फरोग देगा, और अगर वो खुशकिस्मत रहे तो वो एपिक इक्विपमेंट का एक टुकड़ा भी हासिल कर सकते हैं। जब गिल्ड लीडर को जीरो विंग के साथ काम करने के बाद हमारे इनामात के बारे में पता चलेगा तो वो शायद खुशी से पागल हो जाएंगे। ब्लू रेनबो ने अपने सामने खिले हुए ट्रेजर चेस्ट को देखते हुए अफसोस से आह भरते हुए कहा। इसके सिल्वर लीगेसी ट्रेजर चेस्ट ने लेवल 115 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट का एक टुकड़ा दिया था, फिर भी ये बदतरीन मुमकिना नतीजा था। डार्क रिप्सॉड ने जीरो विंग की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा मेंबरान भेजे थे, जिसका मतलब था कि उनकी टीम लेवल 115 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 100 से ज्यादा टुकड़ों के साथ वापस आएगी, और वो भी तब अगर सबकी किस्मत खराब रही। इस तरह का माल हासिल करने के लिए उन्हें 20 दिनों से ज्यादा अरसे तक लेवल 115 के टीम डंजन्स पर बार बार छापा मारना पड़ेगा। आखिरकार सिर्फ 100 अफराद वाले हील मॉड टीम डंजन्स और उससे ऊपर के डंजन्स में डार्क गोल्ड इक्विपमेंट गिरने का इम्कान होता था, और गिरने की शरह 100% भी नहीं थी। फिर भी वो सिर्फ 3 दिनों से कुछ ज्यादा अरसे तक जीरो विंग के साथ रहे और इतनी भरपूर फसल हासिल की। जब वो उसकी इत्तला अपने गिल्ड लीडर को देगी तो वो समझेगा कि वो वहम का शिकार है या जीरो विंग के जासूस के तौर पर काम कर रही है। सूरत-ए-हाल ने सैफ अली को भी दंग कर दिया। इनामात इतने ज्यादा हैं। सैफ अली सिस्टम के नोटिफिकेशंस पढ़ते हुए अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ताहम दूसरों के बरक्स सैफ अली की तवज्जो एक्ज़ोटिक लीगेसी पोशन या सिल्वर लीगेसी ट्रेजर चेस्ट पर नहीं थी। इसके बजाय दिए गए पोवाइजन सिटी रिपोर्टेशन पॉइंट्स की मिकदार और इस हकीकत ने कि उन्होंने शहर के एक्सचेंज मर्चेंट को गैर मुकफ्फल कर दिया था, इसकी तवज्जो हासिल की। आमतौर पर पोवाइजन सिटी रिपोर्टेशन पॉइंट्स हासिल करना एक नाकाबिल यकीन चैलेंज था। खिलाड़ी सिर्फ सीक्रेट लैंड के फर्स्ट क्लियर के दौरान फाइनल बास को मारकर इतने पॉइंट्स हासिल कर सकते थे। इसके बाद की हलाकतों से बहुत कम पॉइंट्स मिलते थे। लिहाजा खिलाड़ियों को एक्सचेंज मर्चेंट तक रसाई हासिल करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हासिल करने में बहुत तवील वक्त दरकार होगा। ताहम एक बार जब मर्चेंट फाल हो जाता तो खिलाड़ी मैजिक क्रिस्टल्स के साथ पोवाइजन सिटी के खुसूसी पोशन की तरकीबें और हथियारों और साजो सामान के फॉर्जन डिज़ाइन खरीद सकते थे। पोवाइजन सिटी के खुसूसी पोशनस में सबसे मशहूर मिसफॉर्चून पोशन होना चाहिए। हर बोतल की कीमत 1000 मैजिक क्रिस्टल्स थी। जब इसे इस्तेमाल किया जाता तो खिलाड़ियों के पास 12 घंटे के माना बोसट हासिल करने का 30% इम्कान, बिल्कुल कोई असर न होने का 60% इम्कान और 3 घंटे तक माना की कमी का शिकार होने का 10% इम्कान होता था। एक्ज़ोटिक लीगेसी पोशन के बरक्स खिलाड़ी जितने चाहे मिसफॉर्चून पोशनस इस्तेमाल कर सकते थे। एक बार जब खिलाड़ियों ने पोवाइजन सिटी के एक्सचेंज मर्चेंट को फ़ाल कर लिया और उनके पास काफ़ी मैजिक क्रिस्टल्स हों तो अपनी माना बॉडीज़ की मुकम्मल सलाहियत को तेज़ी से गैर मुकफ्फल करना मुकम्मल तौर पर मुमकिन था। बदकिस्मती से मिसफॉर्चून पोशन खरीदने पर बाउंड हो जाता था। दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ वही खिलाड़ी पोशन इस्तेमाल करने का एजाज़ हासिल कर सकते थे जिन्होंने काफ़ी पोवाइजन सिटी रिपोर्टेशन पॉइंट्स हासिल किए थे। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने बार बार पोवाइजन सिटी पर छापा मारा था। अब ताहम सैफ अली की पूरी टीम को एक बार शहर साफ करने के बाद इस इंतहाई मतलूबा एजाज तक रसाई हासिल थी। एक बार जब इसने एक्सचेंज मर्चेंट को फ़ाल करने पर अपने जोश पर काबू पा लिया तो सैफ अली ने आखिरी सिस्टम नोटिफिकेशन पर नज़र डाली जो सिर्फ इसे मौसूल हुआ था। सिस्टम मुबारक हो। इंफीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट बिगनिंग ऑफ दी एंड को इस रैंक क्लियर रेटिंग के साथ मुकम्मल करने पर आपको डिजास्टर ब्लेड से नवाजा गया है। आप एक बार लीगेसी गाइडेंस के लिए क्रिम्सन इस सॉरुड सेनेट से रुजू कर सकते हैं या सॉरुड सेनेट से डिजास्टर ब्लेड को मजबूत करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। आपके पास फैसला करने के लिए 5 मिनट है। चैप्टर 2584 हतमी फैसला प्रचार की तरफ रास्ता। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर सैफ अली हिचकिचाए बगैर न रह सका। लीगेसी गाइडेंस और डिजास्टर ब्लेड को मजबूत करना दोनों ही इंतहाई नायाब मौके थे। लीगेसी गाइडेंस न सिर्फ खिलाड़ियों को उनकी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को गैर मुकफ्फल करने में मदद देगी बल्कि ये उन्हें 100% की हद से आगे बढ़ने में भी मदद देगी। इलिव्स जैसे टाइटलेड सॉरुड सेनेट के पास जो इल्म था वो खास तौर पर कीमती था। 6 गार्ड्स के गोशा नशीन होने के साथ एक टाइटलेड सॉरुड सेनेट गार्ड्स डोमेन की ताकतवर तरीन हस्तियों के बिल्कुल उरूज पर खड़ा था।
यकीनन दिए गए हथियार को मजबूत करने का मौका भी इतना ही कीमती था। इस मौका में किसी हथियार में अपनी माना को शामिल करना शामिल था, जिससे हथियार को उनकी सलाहियतों का एक हिस्सा मिल जाता था। इससे हथियार के किसी भी औसाफ में तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन हथियार की ताकत और स्किल के असरात में नुमायां इजाफा होगा। ये हथियार को पोशीदा असरात भी दे सकता है। अगर एक टाइटलेड सोरोडसेंट डिजास्टर ब्लेड जैसे एपिक हथियार में अपनी माना शामिल कर देता, तो वो हथियार फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियारों का मुकाबला करने के काबिल हो जाता। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन भी ऐसे हथियार को खुदाई तसव्वुर करेंगे। वो बुनियादी तौर पर उसे गॉड्स डोमेन में अपने पूरे करियर के लिए इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। हथियार की लेवल की हद भी कोई तशवीश की बात नहीं होगी। बाज़ ज़राए से लेवल 100 प्लस एपिक हथियार असाज़ो सामान के टुकड़े की ज़्यादा से ज़्यादा लेवल को बढ़ाना मुमकिन था, हालांकि लेवल 100 प्लस एपिक हथियार के साथ ये ज़्यादा महंगा होगा। ताहम अगर कोई एपिक हथियार इस्तेमाल करना जारी रख सकता है जो फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक का मुकाबला करता है, तो कीमत इसके काबिल होगी। जब सैफ अली हिचकिचा रहा था, उसने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी। सिस्टम, आपके पास 1 मिनट बाकी है। अगर आप वक्त की हद खत्म होने से पहले फैसला करने में नाकाम रहे, तो दोनों ऑप्शंस को तर्क कर दिया जाएगा। इतना कम वक्त बाकी रह जाने पर सैफ अली ने दांत पीसते हुए इलिव्स से राब्ता किया। मुअज़्ज़ज़ सोरुड सेनेट, मैं आपकी लीगेसी गाइडेंस हासिल करने की उम्मीद करता हूं, सैफ अली ने संजीदगी से ऐलान किया। क्या आपको यकीन है? अपने पहले ही अपनी माना बॉडी को गैर मुकफ़ल कर लिया है, और जिस तरह से अपने ये कारनामा अंजाम दिया है, इसकी बुनियाद पर अपने यकीनन किसी और ताकतवर हस्ती से लीगेसी गाइडेंस हासिल की होगी। मुझे शक है कि मेरी रहनुमाई आपके लिए किसी खास मददगार साबित होगी। इसके बरक्स, डिजास्टर ब्लेड को मजबूत करना यकीनी तौर पर आपकी ताकत में इजाफा करेगा। इलिव्स ने सुकून से सैफ अली को मतला किया। मुझे यकीन है, मेरे आका, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अगरचे इसने अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को गैर मुकफ़ल कर लिया था, लेकिन इसके मुस्तकबिल के अहदाफ के लिए 100% काफ़ी नहीं था। वो इस हद से आगे बढ़कर ही ज्यादा बुलंदियों तक पहुंच पाएगा। हर ताकतवर हस्ती एक मुख्तलिफ रास्ते पर चलती है, और मजीद लीगेसी गाइडेंस हासिल करना यकीनी तौर पर उसे 100% की हद को उबूर करने में मदद देगा। सबसे अहम बात यह है कि लीगेसी गाइडेंस हासिल करने के मौके इंतहाई नायाब थे। अगर वो ये मौका गंवा देता, तो शायद इसे कभी दूसरा मौका ना मिलता। हेवनली ब्लू सेनेट की लीगेसी गाइडेंस से सीखने के बाद भी उसने गॉड्स हार्ट के असरात के साथ जो कुछ सीखा था उसे यकजा करने के बाद ही अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को गैर मुकफ़ल किया था। जाहिर है, 100% की हद को उबूर करना इसे हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अगर उसे अपने तौर पर ऐसा करना पड़ा, तो उसे कामयाबी हासिल करने में सदियां लग जाएंगी। वो शायद कभी वाकई कामयाब ना हो पाए। इसके पास एपिक रैंक वाली माना बॉडी थी, और इस रैंक पर 100% से आगे जाना निचले रैंक के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर उसके पास काफी मदद न होती, तो गॉड्स हार्ट की मदद के बावजूद उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होते। इसलिए इसके पास कोई चारा नहीं था। डिजास्टर ब्लेड को मजबूत करना इसे फौरी तौर पर एक सेव्ड फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार तक रसाई देगा और उसकी जंगी ताकत को बढ़ा देगा। लेकिन डिजास्टर ब्लेड सुलेमान की तलवार का एक टुकड़ा था। एक बार जब उसे तलवार के 5 टुकड़े मिल गए, तो उसे सुलेमान की तलवार को दोबारा बनाने के लिए उन्हें यकजा करना पड़ेगा, जिससे मजबूती बेसूद हो जाएगी। मजीद बरां, सैफ अली के पास अब फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक वाली इब्बिसिल ब्लेड थी। जब हथियारों के मयार की बात आती थी, तो वो अब दूसरों से पीछे नहीं था। इससे भी अहम बात यह है कि ट्र3 हकीकी माहिरीन के लिए इख्तिताम नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मुंतकली थी। ट्र4 तक पहुंचना एक और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम हासिल करने से कहीं बेहतर ऑप्शन था। जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचते हैं, ट्रस के दरमियान ताकत का फर्क बढ़ता ही जाएगा। जल्द आबदेर ये फर्क इतना बढ़ जाएगा कि 1 या 2 फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स भी कोई फर्क नहीं डालेंगे। सैफ अली भी लेवल 117 तक पहुंच गया था, जो लेवल 120 की हद से सिर्फ 3 लेवल दूर था। लेवल 120 जाहिर है, ट्र4 प्रमोशन क्वेस्ट ट्र3 क्वेस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। दोनों एक ही सतह पर भी नहीं थे। ट्र3 प्रमोशन क्वेस्ट एक नॉर्मल मोड पार्टी डंजन की तरह होगी, जबकि ट्र4 क्वेस्ट 100 अफराद वाले हील मोड टीम डंजन जितनी मुश्किल होगी। दोनों के दरमियान एक मियारी फर्क था। ज्यादातर मरकजी धारे के माहिरीन ट्र3 तक पहुंचने के काबिल थे।
अगर वो लेवल 100 पर ऐसा नहीं कर सकते थे तो वो लेवल 120 या लेवल 130 तक पहुंचने के बाद क्वेस्ट मुकम्मल कर सकते थे। ट्रिचार ताहम एक अलग कहानी थी। अगर कोई वाकई अपनी ट्रिचार प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल नहीं कर सकता था तो वो लेवल 200 तक पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से माजी में ट्रिचार के माहिरीन इंतहाई नायाब रहे थे, यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान भी। जो भी कामयाबी से ट्रिचार तक पहुंच जाता वो फौरी तौर पर गिल्ड का आला ओहदेदार बन जाता। मजीद बरा ट्रिचार प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने में बहुत तवील वक्त लगता था। माजी में खिलाड़ियों के जमा करदा अदाद व शुमार के मुताबिक ट्रिचार प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने में 1 से 2 माह के दरमियान कहीं भी वक्त लग सकता था। ताहम सैफ अली को सिल्वर डिवाइन ड्रैगन और बैक के ट्रायल का भी सामना करना था, इसलिए वो जल्दी में था। अगर वो डिवाइन ड्रैगन के ट्रायल से पहले ट्रिचार तक नहीं पहुंच सका तो ट्रायल को साफ करने के इसके इम्कानात न होने के बराबर होंगे। बदकिस्मती से वो और बैक को खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था क्योंकि डिवाइन ड्रैगन के साथी को बहुत से फवाइद हासिल थे। उसने इसे मगरिबी बर्रे आज़म पर कदम जमाने में भी मदद दी थी। अपनी मौजूदा हालत में सैफ अली ने अंदाज़ा लगाया कि उसके ट्रिचार प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने के इम्कानात सिर्फ 10% या 20% के करीब हैं। इसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो उन तमाम मौक़े को जल्द अज जल्द हासिल करे जो उसके इम्कानात बढ़ाने में मददगार साबित हों। ऐसा लगता है कि अपने पहले ही अपने रास्ते का फैसला कर लिया है, इलिव्स ने कहा, और वो अपने सामने मौजूद सौर ज़मीन को एक मुख्तलिफ अंदाज में देखता हुआ महसूस हुआ। अब वो सैफ अली को एक कमज़ोर हस्ती के तौर पर नहीं बल्कि एक बराबर के तौर पर देख रहा था। फिर इसने एक क्रिस्टल बॉल निकाला और सैफ अली को देते हुए कहा, ये वो तजर्बा है जो मैंने सालों में हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ मददगार साबित होगा। सैफ अली को क्रिस्टल बॉल थमाने के बाद इलिव्स रोशनी की एक लहर में बदल गया और पोवाइजन सिटी से गायब हो गया। इसके साथ आने वाले 2 ट्रिचार NPCs भी गायब हो गए और मध्यम सुरमई लंबी तलवार जो करविदिया ने थामी हुई थी वापस फवारे में चली गई। फवारे से डिजास्टर ब्लेड निकालकर सैफ अली ने इसे अपने बैग में रख लिया। उसका हथियार इस्तेमाल करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। आम हथियारों के बरक्स डिजास्टर ब्लेड अपने सारिफ की माना को घनी मौत की तवानाई में बदल देगी, जो सारिफ के अलावा हर इस शख्स को मुतासिर करेगी जो इसके राब्ते में आएगा। सिर्फ हथियार को गैर फ़ाल तौर पर लेस करने से ही उठाने वाले के गिरदोनवा मुतासिर होंगे। हथियार की खुसूसियात ने इसे आम खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल गैर मौजू बना दिया था। सिर्फ वही डार्क प्लेयर्स जो अकेले काम करने को तरजीह देते थे इस ब्लेड को सही तरीके से चला सकते थे। यही एक और वजह थी कि सैफ अली ने डिजास्टर ब्लेड को मजबूत करने का मौका ठुकरा दिया था। गिल्ड लीडर, हमने बास का लूट इकट्ठा करना खत्म कर लिया है, आबदा गाल ने जोशो खरूश से इत्तला दी जब सैफ अली ने इलिव्स के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म की। हमने इस बार काफ़ी फसल हासिल की है। फ्रीगुमनिटेड लेजेंडरी रैंक वाले मजरूबोज अनसोल के अलावा हमने 2 एपिक हथियार हासिल किए हैं, एक स्टाफ और एक खंजर। मुकम्मल नीदर सीट जो जादुई क्लासों के लिए 3 सीट इक्विपमेंट है वो भी गिरा है, साथ ही बहुत सारे मवाद और तरकीबें भी। आपकी हिदायत के मुताबिक हमने एपिक हथियारों के लिए अंदरूनी नीलामी की। ब्लू फ्रोसट ने स्टाफ जीता जबकि फ्लाइंग शेडो ने खंजर जीता। हमें अंडसोल और 3 सीट इक्विपमेंट का क्या करना चाहिए? अंडसोल ब्लू फ्रोसट को दे दें। इसे अभी डार्क डेन में सूरत-ए-हाल की कमांड करनी है। जब इसे मुख्तलिफ सुपर पावर्स के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। इस पहले कि सैफ अली और आबदा गाल अपनी गुफ्तगू जारी रख पाते, डार्क रिप्सोड की ब्लू रेनबो सैफ अली के पास आई। परेशान होकर उसने इसे मतला किया, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है जिसमें बताया गया है कि डेमनस हार्ट की अलायंस टीम पहली मंजिल के तीसरे बास तक पहुंच गई है और छापा मारना शुरू कर दिया है। देखने में ऐसा लगता है कि उनके पास उसे गिराने का बहुत ज्यादा इम्कान है। इनशनेट गार्ड्स टावर की पहली मंजिल पर कल 4 बासेस थे। अगर डेमनस हार्ट का अलायंस तीसरे बास को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो उनका फाइनल बास को शिकस्त देना भी तकरीबन यकीनी था। उनके छापे मारने की रफ्तार हैरान कुन है। सैफ अली ये सुनकर इसी तरह हैरान हुआ। हर इनशनेट गार्ड्स टावर की मंजिल एक छोटे रिसोर्स मैप जितनी बड़ी थी। बासिस को तलाश करना आसान नहीं था। ताहम सैफ अली हंसा और उसे यकीन दिलाया, खुशकिस्मती से हमने यहां अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब हमारे वापस जाने का वक्त है।
चैप्टर 2585 छोटा मसला छापा शुरू। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट, स्टोन फॉरेस्ट सिटी। डिजास्टर बिलेड हासिल करने के बाद सैफ अली ने फौरी तौर पर पॉइजन सिटी छोड़ने का फैसला किया और स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फ्रीडम होटल में वापस जाने के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। जैसे ही वो और उसकी टीम होटल की लॉबी में नमूदार हुए, उन्होंने होटल के मेहमानों की बहुत ज्यादा तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। अगरचे टीम के ज्यादातर अरकान ने ब्लैक कलविक्स के नीचे अपने अदाद शुमार और हालों को छुपा रखा था, लेकिन कुछ ने ऐसा नहीं किया था। नतीजे के तौर पर जब टीम वापस आई तो लॉबी में मौजूद खिलाड़ियों पर एक भारी दबाव पड़ा। ये लेवल 110 के ग्रेट लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर था। कुछ खिलाड़ी तो लेवल 110 के ग्रैंड लॉर्ड से भी ज्यादा दबाव डाल रहे थे। तेरी खैर, क्या उन खिलाड़ियों के हाले कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? वो उन सुपर पावर्स की टीमों से भी ज्यादा ताकतवर महसूस होते हैं जिनसे मैं पहले मिल चुका हूं। ये लोग कौन हैं? देखो, वो एनपीसीज सामने वाले सौर जमीन के सामने कितने एहतराम से पेश आ रहे हैं। क्या ये वही ग्राइंडिंग टीम हो सकती है जिसे ब्लैक फुलियम पहले शहर से बाहर ले गया था? तुम शायद ठीक कह रहे हो। आमतौर पर वो एनपीसीज गोल्ड मेंबर्स के साथ भी बेनियाजी बरतते हैं। मुझे शक है कि वो सिर्फ ब्लैक फुलियम जैसे मकाम वाले किसी शख्स को ही एहतराम दिखाएंगे। लॉबी में मौजूद खिलाड़ी सैफ अली की टीम के बारे में गर्मागर्म बहस करने लगे और बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों ने हसद से देखा। अब जबकि जीरो विंग डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट को कंट्रोल करता था, स्टोन फॉरेस्ट सिटी बाज़ाब्ता तौर पर आम खिलाड़ियों के लिए एक मुक़द्दस लीवलिंग ग्राउंड बन गया था। मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों से लातादाद खिलाड़ी शहर की तरफ उमड़ आए। सिर्फ शहर में दाखिल होना ही एक मसला बन गया था। फ्रीडम होटल में कमरा किराए पर लेना तो दूर की बात है। जीरो विंग के मेंबरों को ताहम इन मसाइल का सामना नहीं था। उन्हें शहर में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े होने या फ्रीडम होटल में कमरे के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी। उनकी गिल्ड ने पहले ही अपने मेंबरों के लिए कमरे महफूज कर रखे थे। मजीद बरा, जीरो विंग के आम मेंबरों को 40% रियायत मिलती थी अगर वो अपने कमरों की अदायगी जीसीपी से करते थे, जबकि कोर मेंबर्स को 50% रियायत मिलती थी। यही वो वजूहात थीं जिनकी वजह से ज्यादा खिलाड़ी मुसलसल गिल्ड में शामिल होने की कोशिश करते थे। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि गिल्ड वही फवाइद फराहम करते हुए अपने मामूल के काम जारी रख सके, जीरो विंग ने भर्ती की शराइत में मजीद इजाफा कर दिया था। लातादाद खिलाड़ियों को जल्द शामिल न होने पर अफसोस हुआ। दरीं असना, सैफ अली की टीम की वापसी के कुछ ही देर बाद शहर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ताकतों को उसके बारे में पता चल गया। ब्लैक फुलियम आखिरकार वापस आ गया। डॉन डोमेनस, जिसने खुद को ब्लैक कलविक में छुपा रखा था और फ्रीडम होटल के एक कमरे में आराम कर रहा था, अपने मातहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़कर तंजना मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसने डार्क रिप्सॉड और डीटी सोसाइटी के मेंबरों की जंगी ताकत में काफी इजाफा कर दिया है। अफसोस की बात है कि वो बहुत देर कर चुका है। डेमनज हार्ट की टीम ने तीसरे बास की कमजोरियों का तकरीबन पता लगा लिया है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि वो इसे शिकस्त दे दें और फाइनल बास की तरफ बढ़ जाएं। गिल्ड लीडर फ्लेमिंग लाइट ने इत्तला दी है कि वो लोग अब कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में हैं। क्या हमें निकलना चाहिए? डॉन डोमेनस के पास खड़े एक लेवल 109 3 इलेमिनेट लिस्ट ने पूछा। अच्छा, हाँ, हम फौरन वहां जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि फ्लेमिंग लाइट ने किस तरह के ताकतवर अफराद को मदऊ किया है, जिसने ये दावा किया है कि वो वर्ल्ड डोमिनेशन को डार्क वर्ल्ड का कंट्रोल हासिल करने में मदद कर सकता है। डॉन डोमेनस ने सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद डॉन डोमेनस अपने मातहतों के साथ स्टोन फॉरेस्ट सिटी से निकल गया और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के बैरूनी इलाके की तरफ बढ़ गया। इसी वक्त स्टोन फॉरेस्ट सिटी में खुफिया तौर पर काम करने वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स सैफ अली की वापसी पर सिर्फ तंजना हंसी। तो क्या हुआ अगर जीरो विंग डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट को कंट्रोल करता है? आखिरकार डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ी बड़ी तादाद में मैन बर्रे आजम तक पहुंच जाएंगे और अब जबकि जीरो विंग उनका दुश्मन है, उनके पहुंचने पर गिल्ड को नुकसान उठाना पड़ेगा। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के बाहर जीरो विंग के मेंबरों के लिए कहीं भी जगह महफूज नहीं होगी। वापसी पर सैफ अली ने एनपीसी मैनेजर को हिदायत दी कि वो टीम के आराम के लिए एक एडवांस लाउंज का इंतजाम करे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, डेमनज हार्ट ने पहले ही तीसरे बास पर छापा मारना शुरू कर दिया है, फिर भी अब यहां आराम करना चाहते हैं। ब्लू रेनबो ने बेचैनी से शिकायत की। अगरचे वो पॉइजन सिटी के सफर से थक चुके थे, लेकिन खिलाड़ी लेवल अप होने पर अपने स्टेमिना और इर्तिकाज का एक बड़ा हिस्सा बहाल कर लेते थे।
इस फाइनल बॉस के बाद वो सब 2 लेवल ऊपर चले गए थे, इसलिए टीम निस्बतन अच्छी हालत में थी। वो इनशनेट गार्ड्स टावर में अपना छापा शुरू करने के मुकम्मल तौर पर काबिल थे। फिर भी सैफ अली ने उन्हें अभी आराम करने को कहा था, जैसे इसे डर हो कि डैमनस हार्ट के पास काफी मजबूत बर्तरी नहीं है। नहीं, आपका स्टेमिना और इर्तिकाज ठीक हो सकता है, लेकिन सीक्रेट लैंड की मौत की तवानाई अब भी आपके जिस्मों को खत्म कर रही है। इनशनेट गार्ड्स टावर में भी ताकतवर गैर मुल्की तवानाई है। इस बात का इम्कान है कि ये तवानाइयां ट्रायल साफ करने से पहले बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। अब की तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। ऐसा खतरा मोल लेने के बजाय यहां थोड़ी देर आराम करना बेहतर होगा। आप इस वक्त को अपने हासिल करदा एग्जोटिक लीगेसी पोशनस पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन वक्त? सैफ अली के इसरार ने ब्लू रेनबो की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी दोनों गिल्ड्स का मुस्तकबिल खतरे में था। अगर डैमनस हार्ट का अलायंस उनसे पहले पहली मंजिल पर कब्जा कर लेता तो उनकी गिल्ड्स डार्क वर्ल्ड में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती। मुझे शक है कि अगर आप इस पोशन से भरपूर फायदा उठाएंगे तो कोई मसला होगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। ना तो गिरे हुए हथियार और साजो सामान और ना ही दिए गए लीगेसी स्कल पॉइंट्स टीम का सबसे बड़ा इनाम थे। इसके बजाय ये एग्जोटिक लीगेसी पोशनस थे। जब खिलाड़ी आमतौर पर पोवाइजन सिटी के बासिस को मारते थे तो हर बार सिर्फ 1 या 2 एग्जोटिक लीगेसी पोशनस गिराता था। मजीद बरा, वो बासिस सिर्फ 3 दिन के बाद दोबारा पैदा होते थे। ये जानते हुए ये तसव्वुर करना आसान था कि पोशनस कितने कीमती थे। ताहम चूंकि टीम ने उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट मुकम्मल कर ली थी, इसलिए हर मेंबर को एक बोतल दी गई थी। अगरचे एक एग्जोटिक लीगेसी पोशन किसी को अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर गैर मुकफ्फल करने में मदद नहीं दे सकता, लेकिन फ्रीडम होटल के हैरत अंगेज माहौल के साथ मिलकर ये इन खिलाड़ियों को एक बड़ा फीसद गैर मुकफ्फल करने में मदद देगा। वो फीसद ही उनकी जंगी ताकत को जबरदस्त फरोग देगा, क्योंकि इसने उनकी महारतों और जादू की ताकत को बहुत बेहतर बनाया है। ताहम सैफ अली के मशवरे ने ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड को उलझन में डाल दिया। उसका भरपूर फायदा उठाने से क्या मतलब था? यकीनन इसकी बात में दम था। अगरचे उनके मुसलसल लेवल अप होने ने उन्हें गैर मुल्की तवानाई के एक हिस्से से पाक कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड ने फौरी तौर पर वक्त ज़ाय करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने तमाम खिलाड़ियों को महफूज लाउंज में जाने, आराम करने और एग्जोटिक लीगेसी पोशनस पीने की हिदायत की। मजमूई तौर पर टीम ने 1 घंटे से ज्यादा आराम किया। ताज़ा दम महसूस करने के बाद ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड अपनी अपनी गिल्ड्स के मैन फोर्स मेंबर्स के साथ डार्क वर्ल्ड के इनशनेट गार्ड्स टावर की तरफ रवाना हुए। जब तक ये ग्रुप वहां पहुंचा, मजीद 4 घंटे गुजर चुके थे। इनशनेट गार्ड्स टावर की 7 मंजिलें थीं और ये 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। खिलाड़ी जिन्हें डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों ने दाखिली रास्ते की हिफाजत के लिए तैनात किया था, जब ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड पहुंचे तो उन्होंने ग्रुप को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक तरफ होकर फोर्स को टावर में दाखिल होने दिया और अंदर मौजूद टीम को उनकी आमद की इत्तला। दरी असना इनशनेट गार्ड्स टावर की पहली मंजिल पर एक कदीम शहर के अंदर डैमनस हार्ट की टीम के सामने 6 मीटर ऊंचा लेवल 113 का मीथक रैंक वाला और बेजान पड़ा था। एल्डर हार्ट, हमारे स्काउट्स ने चौथे कदीम शहर का पता लगा लिया है, एक लेवल 110 तो 3 डार्क रेंजर ने फ्यूरियस हार्ट के पास आकर इत्तला दी। इसके अलावा दाखिली रास्ते पर मौजूद हमारे भाइयों ने मुझे मतला किया है कि डार्क रिप्सॉड और डीटी सोसाइटी के मेंबरान टावर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने आखिरकार आने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट ने फ्यूरियस हार्ट को हैरान कर दिया। उन्होंने कितने लोग भेजे हैं? क्या जीरो विंग के मेंबरान उनके साथ हैं? सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा। हमने उनकी टीम में जीरो विंग का कोई मेंबर या बैरूनी दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं देखा, डार्क रेंजर ने इत्तला दी। सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा। क्या उन गिल्ड्स का दिमाग चल गया है? कि एक लम्हे के लिए फ्यूरियस हार्ट ने सोचा कि कहीं इसने 3 डार्क रेंजर की बात गलत तो नहीं सुन ली। डैमनस हार्ट के अलायंस ने इनशनेट गार्ड्स टावर पर छापा मारने के अपने इम्कानात बढ़ाने के लिए 1000 से ज्यादा 3 माहिरीन भेजे थे। महज 200 से ज्यादा 3 माहिरीन भला क्या हासिल कर सकते थे? क्या हमें मजीद जानने के लिए अपने जासूस भेजने चाहिए? डार्क रेंजर ने पूछा। जरूरत नहीं है। ये सोचना कि वो इतने कम खिलाड़ियों के साथ टावर में दाखिल होने की हिम्मत करेंगे,
کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل کا میدان ہے؟ فیوریس ہارٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہنستے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، انہیں جدوجہد کرنے دو، وہ صرف بے وقوف ہیں اگر انہوں نے سوچا کہ وہ زیرو ونگ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب ہم اپنا چھاپا ختم کر لیں گے تو ہم انہیں ان کے فیصلے پر پچھتاوا دلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی فیوریس ہارٹ نے اپنی ٹیم کو فائنل باس کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے ڈارک رپسوڈ اور ڈی ٹی سوسائٹی سے متعلق معاملے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس دوران ڈارک رپسوڈ اور ڈی ٹی سوسائٹی کے مین فورس ممبرز انشنٹ گارڈز ٹاور کی پہلی منزل کے دروازوں کے سامنے رک گئے۔ ٹھیک ہے، چھاپا شروع کرتے ہیں، بلو رینبو نے ٹیم پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ چیپٹر 2586 منطق سے بالاتر قدیم خدا کا مینار کھل گیا۔ تاریخ دنیا، قدیم خدا کا مینار۔ 1000 سے زائد کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم آوارہ وحشی کچھ دھاتوں سے لڑ رہی تھی جب وہ ایک کنکریلی بنجر زمین پر آگے بڑھے، لیکن کچھ دھاتوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ٹیم کی پیشرفت کافی سست تھی۔ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے ٹیم کچھ دھاتوں کے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ کھلاڑیوں کے زیر قبضہ علاقے کے علاوہ وحشی کچھ دھاتوں نے بنجر زمین کے ہر انچ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وحشی کچھ دھات باربیرک ایور لیول 112 ایچ پی 57,000/57,000/57,000 وحشی کچھ دھات جنگجو باربیرک ایور واریئر لیول 113 ایچ پی 140,000/140,000/140,000 وحشی کچھ دھات کپتان باربیرک ایور کیپٹن لیول 114 ایچ پی 500,000/500,000/500,000 ایلڈر ہارٹ قدیم شہر سے بہت زیادہ مونسٹرز امڑ رہے ہیں۔ اگر ہم مزید قریب گئے تو مجھے ڈر ہے کہ ہم شہر کی دیواروں پر موجود کچھ دھات کے محافظوں کو چوکنا کر دیں گے۔ فرنٹ لائن پر موجود لیول 110 3 شیلڈ واریئرز میں سے ایک نے پیچھے آواز دی۔ اگرچہ پہلے 3 شہروں پر چھاپا مارنا مشکل تھا، لیکن کسی میں بھی اتنے زیادہ مونسٹرز نہیں تھے۔ چوتھا قدیم شہر کم از کم 1,00,000 کچھ دھاتوں کا مسکن تھا۔ اگر ان کی ٹیم مکمل طور پر ٹیم کے ماہرین پر مشتمل نہ ہوتی تو یہ وحشی کچھ دھاتیں اور وحشی کچھ دھات جنگجو انہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ یہ شہر اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہارٹ نے شہر کی دیواروں پر وحشی کچھ دھات کپتانوں کو دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ اپنے دانت پیستے ہوئے اس نے حکم دیا، سب لوگ فارمیشن تبدیل کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں کی کچھ دھاتوں کو ترجیح دیں۔ اگرچہ ان کی ٹیم لیول 114 کے گرینڈ لارڈز سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی، لیکن دیواروں پر 30 سے زائد گرینڈ لارڈز تعینات تھے۔ بیرونی دنیا میں ایسی طاقت گلڈ ٹاؤنز کو آسانی سے تباہ کر سکتی تھی۔ ان کی ٹیم کے سائز کے لحاظ سے کچھ دھاتوں اور کچھ دھات جنگجوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہارٹ کے حکم کے ساتھ ہی ٹیم اپنی فارمیشن سے نکل کر بلاک فارمیشن میں آ گئی۔ ایم ٹی ایس اور قریبی لڑائی والے کھلاڑیوں نے امڑتی ہوئی کچھ دھاتوں کو روکے رکھا، جبکہ رینجڈ کھلاڑیوں نے بلاک کی اندرونی تہہ سے حملہ کیا۔ ایک بار جب سب اپنی پوزیشن پر آ گئے تو ٹیم کے میجک کلاس کھلاڑیوں نے طویل منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دھاتوں کی فوج کے اوپر 100 سے زیادہ بڑے جادوئی حلقے نمودار ہوئے جنہوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ 4 سیکنڈ بعد حلقوں نے شکل اختیار کر لی اور نیچے موجود کچھ دھاتوں پر آگ، برف اور بجلی کی بارش کر دی۔ دھماکوں کی گونج کنکریلی بنجر زمین پر سنائی دی۔ جب تک آخری بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا جادو ختم ہوا، آس پاس کا علاقہ بدل چکا تھا۔ مسخ شدہ زمین پر 4000 سے زیادہ وحشی کچھ دھاتوں اور وحشی کچھ دھات جنگجوؤں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بہترین، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جادوآہے سے لیس ٹیم لاجواب ہے۔ میں جانتا ہوں، ہے نا؟ میری عام ٹیم میں صرف چند لوگوں کے پاس ٹیم کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جادو ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس 100 سے زیادہ ہے۔ مجھے شک ہے کہ سپر پاورز بھی اتنی طاقتور ٹیم میدان میں اتار سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مینار کے مونسٹرز کوئی لوٹ نہیں گراتے اور تقریباً کوئی ایکس پی بھی نہیں دیتے، ورنہ ہماری تو چاندی ہو جاتی۔ مختلف بڑی طاقتوں کے ماہرین اپنے ارد گرد ہونے والی تباہی پر حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیمنز ہارٹ نے قدیم خدا کے مینار پر چھاپا مارنے کے لیے مختلف بڑی طاقتوں سے افرادی قوت ادھار لی تھی اور ٹیم کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جادو رکھنے والے کھلاڑیوں کو ترجیح دی تھی۔ تاہم ان کی پچھلی لڑائیوں کے دوران ایک وقت میں صرف چند کھلاڑیوں نے ہی یہ جادو کیے تھے۔
उन्हें बैक वक्त ये जादू करने की इजाजत नहीं दी गई थी। एक 700 से ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू चलते देखकर उन्हें जो झटका लगा वो बिल्कुल नए दर्जे का था। टीम के अरकान को यह भी एहसास हुआ कि इतने तबाहकुन जादू रखने वाले खिलाड़ी कितने अहम हैं। उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि ये जादुई क्लास के खिलाड़ी बड़े पैमाने की लड़ाई में चलती फुरती तोपें थे। मैं सोच रहा हूं कि डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो सिर्फ 200 से जायद खिलाड़ियों के साथ फाइनल बास तक पहुंचने की दौड़ में हमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम उन खिलाड़ियों की तादाद से भी छूटी है जिनके पास हमारे पास टीम के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू हैं। एक टीम रेंजर ने अपने अर्द गिर्द होने वाली तबाही पर हंसते हुए कहा। मुझे शक है कि उन्हें अंदाजा भी है कि हमारी टीम में कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादूगर मौजूद हैं। अगर उन्हें पता चल जाए तो वो शायद हिम्मत हार दें। एक टीम इलेमिनेटलिस्ट ने हंसते हुए इजाफा किया। डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी तारीख दुनिया में मजबूत गिल्ड्स थीं, लेकिन वो दूसरी दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की मुश्तरका ताकत का मुकाबला करने के लिए इतनी मजबूत नहीं थी। इत्तेहादी टीम का कमजोर तरीन रुकन भी रिफाइनमेंट रीलिम का माहिर था, जो मुकम्मल लेवल 105 के फाइन गोल्ड आलात से लैस था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी इतने आला मयार के आलात वाले सिर्फ चंद माहिरीन थे। फिर भी इत्तेहादी टीम का हर रुकन ऐसे आलात पहने हुए था। आखिर डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी ने उनके साथ मुकाबला करने का क्या मंसूबा बनाया था? बहुत बातें हो गईं। हमें इन वहशी कच धातों को जल्दी खत्म करना होगा। अगर हमने वक्त ज़ाय किया और बास की लड़ाई के दौरान वो दोबारा पैदा हो गए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, फसाहाट ने हंसते हुए पुकारा। वो शुरू से ही कदीम खुदा के मीनार पर छापा मारने की उन दो गिल्ड्स की कोशिशों के बारे में फिक्रमंद नहीं था। अब जीरो विंग भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। इत्तेहादी टीम न सिर्फ तारीख दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के बेहतरीन जंगजुओं पर मुश्तमिल थी, बल्कि उसे मरकजी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ सुपर पावर्स की हिमायत भी हासिल थी। आखिरकार 1 दर्जन घंटों से ज्यादा की लड़ाई के बाद फसाहाट और उसकी टीम ने कनकरैली बंजर जमीन और कदीम शहर में वहशी कच धातों की फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया। अब सिर्फ फाइनल बास और चंद मुहाफिज बाकी रह गए थे। वहशी कच धात बादशाह बारबेरिक एयर किंग लेवल 114 HP 3-500-000-3-500-000-000 वहशी कच धात मुहाफिज बारबेरिक एयर गार्ड लेवल 114 HP 600-000-600-000-000 जब उन्होंने शहर के कल्ब में कदीम मीनार में वहशी कच धात बादशाह और 8 वहशी कच धात मुहाफिजों को देखा तो फसाहाट और उसके साथियों की सांसें रुक गईं। एक आम मते-कबास अपनी नाकाबिल यकीन हद तक आला बुनियादी खुसूसियात और जंगी मयार की वजह से पहले ही एक बड़ा चैलेंज था। ताहम एक मते रैंक की कदीम नस्ल दोनों लिहाज से इससे भी ज्यादा ताकतवर थी। दरी असना सिस्टम स्पेशलाइज्ड मोनस्टर्स के एक पहलू को बेहतर बनाएगा। दूसरे लफ्जों में वो एक मखसूस तरीके से ट्रस्ट से तजावुज कर सकते थे। लिहाजा स्पेशलाइज्ड ग्रैंड लॉर्ड्स की जंगी ताकत कभी कभी आम मते का मोनस्टर्स का मुकाबला कर सकती थी। अब उनकी टीम को 8 सिवडब मते का मोनस्टर्स का सामना करना था और बास समेत कल नोट 4 मुखालिफिन थे। ये ताकत गिल्ड शहरों को भी तबाह कर सकती थी। एल्डर हार्ट, मुहाफिज और बास एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर हमने एक पर हमला किया तो 9 के 9 जवाब देंगे। वर्ल्ड डोमिनेशन के एक लेवल 110 तो 3 इस असन ने माथे पर बिल डालते हुए खबरदार किया। फिर हमारे पास एक ही वक्त में इन सब से लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। एक बार जब हम शुरू करेंगे तो 8 मूनस्टर मुहाफिजों को एक तरफ ले जाएं और पहले उन्हें मार डालें। हम इसके बाद बास पर तवज्जो मरकूज करेंगे। फसाहाट ने मामले पर गौर करने के बाद फैसला किया। इसके साथियों ने इसका मंसूबा सुनकर सर हिलाया। अगरचे बास के गिर्द काफी हुजूम था, लेकिन उनके पास 1000 से ज्यादा खिलाड़ी थे और वो बास का ध्यान बटाने के लिए अपनी जंगी ताकत को तकसीम करने का आसानी से मुतहम्मिल हो सकते थे, जबकि बाकी मुहाफिजों को खत्म कर सकते थे जिनकी HP नुमाया तौर पर कम थी। एक बार जब मंसूबे पर इत्तेफाक हो गया तो सब काम में लग गए। ताहम जैसे ही टीम के MTS अलग होने और बास और उसके 8 मुहाफिजों को ललकारने वाले थे, इन सब ने सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक सीरीज की आवाज सुनी। कदीम खुदा के मीनार के रीजन सिस्टम का ऐलान। एक टीम ने कदीम खुदा के मीनार की पहली मंजिल का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। पहली मंजिल पर टेलीपोर्टेशन अरे अब खिल गए हैं।
قدیم خدا کے مینار کے ریجن سسٹم کا اعلان۔ ایک ٹیم نے قدیم خدا کے مینار کی پہلی منزل کا ٹرائل کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ پہلی منزل پر موجود تمام کھلاڑیوں کو 3 منٹ میں خود بخود پہلی منزل کے اندرونی حصے میں ٹیلی پورٹ کر دیا جائے گا۔ براہ کرم ضروری تیاریاں کر لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سسٹم کے اعلانات سننے کے بعد مرکزی مینار میں خاموشی چھا گئی۔ چیپٹر 2587 ایک قدم آگے۔ خوفناک لیولز۔ ہم نے ابھی باس پر کام شروع بھی نہیں کیا، پھر بھی ٹرائل مکمل ہو گیا۔ کیا کوئی اور ٹیم ہم سے آگے نکل گئی؟ کیا کسی طاقت نے ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے خفیہ طور پر مینار میں ایک ٹیم بھیجی تھی؟ ناممکن۔ کوئی بھی ایسی ٹیم میدان میں نہیں اتار سکتا جو کسی کے نوٹس میں آئے بغیر مینار کو صاف کرنے کے لیے اتنی طاقتور ہو۔ اتحادی ٹیم میں سے کوئی بھی سسٹم کا اعلان سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب حیران تھے کہ کس ٹیم نے ابھی قدیم خدا کے مینار کی پہلی منزل فتح کی ہے، لیکن کافی دیر تک دماغ لڑانے کے بعد بھی وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سوچ سکے جو یہ کر سکے۔ انہیں پہلی منزل کے ٹرائل کا براہ راست تجربہ تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ نہ صرف ایک ٹیم کو کم از کم 1003 ریفائنمنٹ ریلم کے ماہرین کی ضرورت ہوگی، بلکہ انہیں ٹاپڈ آلات سے بھی مکمل طور پر لیس ہونا پڑے گا۔ ان کی اتحادی ٹیم کو مرکزی براعظم کی مختلف سپر پاورز سے اپنے ٹاپڈ ہتھیار اور آلات ادھار لینے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ تاریخ دنیا کی مختلف بڑی طاقتوں کے لیے ان اشیاء کی اتنی بڑی مقدار حاصل کرنا محض ناممکن تھا۔ ایلڈر ہارٹ، کیا یہ ڈارک ریپس ووڈی اور ڈاٹ سوسائٹی کی ٹیم ہو سکتی ہے؟ ورڈ ڈومینیشن کے لیول 110-3 اس اسن نے سوچا۔ ناممکن۔ ہارٹ کا جواب فطری تھا۔ وہ آدھے دن سے بھی کم وقت پہلے مینار میں داخل ہوئے تھے۔ صرف 200 سے زائد کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بیرونی علاقے کے مونسٹرز کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے۔ 4 قدیم شہروں کے اندر موجود مونسٹرز تو دور کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپٹ آلات کے ساتھ بھی انہیں باسز کے پیٹرن اور کمزوریوں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ وہ خوش قسمت ہوں گے اگر وہ پہلے باس پر اتنی جلدی چھاپا مار سکیں۔ 4 کا تو ذکر ہی چھوڑ دیں، اس اسن نے کہا۔ اس نے خاموشی سے خود کو بے وقوف ہونے پر ملامت کی کہ اس نے سوچا کہ ڈارک ریپس ووڈی اور ڈاٹ سوسائٹی پہلی منزل پر قبضہ کرنے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے تو پھر کس نے کیا؟ تاریخ دنیا میں ہر کوئی جانتا تھا کہ ڈارک ریپس ووڈی، ڈاٹ سوسائٹی اور ورلڈ ڈومینیشن ان کی دوسری دنیا کی 3 مضبوط ترین گلڈز تھیں، اور کوئی دوسری گلڈ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا اسے یہ تصور کرنا مشکل لگا کہ کوئی ایسی چھپی ہوئی طاقت موجود ہے جو ایسا کارنامہ انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ کس نے ہمارے منصوبوں کو ناکام بنایا، لیکن جب تک یہ ڈارک ریپس ووڈی یا ڈاٹ سوسائٹی نہیں ہے تب تک ٹھیک ہے۔ ہارٹ نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک لمحہ لینے کے بعد تبصرہ کیا۔ ہم جان لیں گے کہ وہ کون ہے جب سسٹم ہمیں اندرونی حصے میں ٹیلی پورٹ کرے گا۔ تیسرے دھڑے کی موجودگی نے یقیناً ہارٹ کو حیران کر دیا تھا، لیکن یہ ایسی بات نہیں تھی جس پر ہنگامہ کیا جائے۔ بہت سی بڑی کارپوریشنز نے گارڈز ڈومین میں سرمایہ کاری کی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی طاقت کو خفیہ طور پر تیار کیا ہوگا، چمکنے کے موقع کے انتظار میں۔ آخر کار ڈیمنز ہارٹ کی صورتحال بھی ایسی ہی تھی۔ یہ بدترین ممکنہ نتیجہ نہیں تھا۔ ڈیمنز ہارٹ اور مختلف سپر پاورز کے پاس جتنا اثر و رسوخ تھا، انہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ یہ تیسرا دھڑا تعاون نہیں کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا اس دھڑے کا سب سے دانشمندانہ قدم ہوگا۔ دوسری طاقتوں کے ارکان نے اتفاق میں سر ہلایا۔ ان کی ٹیم تاریخ دنیا کی اکثریتی بڑی طاقتوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ تعاون کرنے سے انکار خودکشی کے مترادف ہوگا۔ قدیم خدا کا مینار تاریخ دنیا سے باہر نکلنے کا واحد راستہ نہیں تھا، اور کھلاڑی مہینے میں ایک بار اس کے حکمرانی کے حقوق کے لیے مقابلہ کر سکتے تھے۔ ایک بار جب وہ مہینہ ختم ہو جاتا تو مینار کے نئے مالک کا تعین کرنے کا سب سے آسان طریقہ کھلاڑیوں کے درمیان لڑائی کروانا تھا، نہ کہ یہ سادہ مقابلہ کہ کون مینار پر تیزی سے چھاپا مار سکتا ہے۔ ہارٹ کے خاموش ہونے کے فوراً بعد سب کے پیروں کے نیچے ایک ٹیلی پورٹیشن ارے نمودار ہوا، جس نے ان سب کو مینار کے اندرونی حصے میں بھیج دیا۔ قدیم خدا کے مینار، پہلی منزل کا مرکزی ہال۔ مرکزی ہال کے پلازا میں سفید روشنی کی ایک چمک بھر گئی جب پہلی منزل کے تمام کھلاڑی وہاں ٹیلی پورٹ ہوئے۔ پہلی منزل کا مرکزی ہال تقریباً 3 اسپورٹس اسٹیڈیم کے برابر تھا۔ سیکیورٹی برقرار رکھنے والے پتھر کے گولمز کے علاوہ
हाल में बड़ी तादाद में होटल, रिसत्तोरां और दुकानें थीं। ये जगह आसानी से 1 लाख खिलाड़ियों को समा सकती थी। जल्दी इन लोगों को ढूंढो, फसाहट ने पहुंचते ही हुक्म दिया। अगरचे एक नज़र में प्लाजा का वाज़े नज़ारा करना मुमकिन था, लेकिन वो तीसरे धड़े के अरकान को भागने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। खिलाड़ियों को कदीम खुदा के मीनार के अंदरूनी हिस्से में लड़ने की इजाज़त नहीं थी, और खिलाड़ी इस इलाके में रिटर्न स्क्रूलिज आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। ताहम इत्तेहादी टीम के अरकान पर इसरार तीसरे धड़े की तलाश में जो कुछ मिला इसे देखकर दंग रह गए। डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी के 200 से जायद अरकान और अपने अलावा प्लाजा खाली था। वो कहाँ हैं? फसाहट ने भी उलझन में इधर उधर देखा। क्या वो पहले ही फरार हो चुके हैं? नहीं, नामुमकिन। सब एक ही वक्त में टेलीपोर्ट हुए थे। यहां तक कि अगर उन्होंने पहुंचते ही रिटर्न स्क्रूलिज इस्तेमाल किए होते तब भी हमें उन्हें देखना चाहिए था। जबकि फसाहट और उसकी टीम दीवानावार इस तीसरे धड़े की तलाश कर रहे थे, 2 शख्सियात उनकी तरफ बढ़ीं। ताहम फसाहट और दूसरों ने फितरी तौर पर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वो 2 शख्सियात कोई और नहीं बल्कि डार्क रिपसवुडी की ब्लू रेनबो और डॉट सोसाइटी के एल्डर गोल्ड थे। एल्डर हार्ट, काफी अरसा हुआ मिले हुए, ब्लू रेनबो ने फसाहट के पास जाते हुए इसे सलाम किया। काफी अरसा हुआ मिले हुए? अगर मुझे याद है तो हम सिर्फ चंद दिन पहले मिले थे, फसाहट ने बदतमीजी से जवाब दिया। उसने दोनों गिल्ड्स का ज़ाती तौर पर दौरा किया था ताकि उन्हें डैमनज हार्ट में शामिल होने पर आमादा कर सके। जब उसने डार्क रिपसवुडी का दौरा किया तो ब्लू रेनबो ने इसका इस्तकबाल किया था, लेकिन दोनों गिल्ड्स ने नादानी और कतई तौर पर डैमनज हार्ट की खैर सिगाली को मुस्तरद कर दिया था और उसके बजाय ज़ीरो विंग का साथ दिया था। फसाहट को इसमें कोई शक नहीं था कि ये दोनों यहाँ कदीम खुदा के मीनार की पहली मंजिल पर कब्जा करने में नाकामी पर इत्तेहादी टीम का मजाक उड़ाने आए हैं। क्या ऐसा रवैया ज़रूरी है, एल्डर हार्ट? मैं यहाँ सिर्फ गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम का पैगाम पहुँचाने आई हूँ, ब्लू रेनबो ने इस शख्स के रवैये से बेनियाज होकर कहा। पैगाम पहुँचाने? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि डार्क रिपसवुडी की एजाजी एल्डर ज़ीरो विंग की पैगाम रसां लड़की बन गई है। दुनिया वाकई बदल गई है, फसाहट ने तंज करते हुए कहा। ये ठीक है, दुनिया बदल गई है। कुछ लोग सिर्फ इसे तस्लीम करने से इनकार करते हैं, ब्लू रेनबो ने जवाब दिया। फसाहट की इश्तियाल अंगेजी से जरा भी नाराज ना हुई। हंसते हुए इसने बात जारी रखी, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम का पैगाम सादा है। खामोशी से अपनी तरक्की करें और गैर जरूरी परेशानी पैदा न करें। अगर आपने इनकार किया तो उसके नताइज होंगे। नताइज? सिर्फ ज़ीरो विंग की ताकत के साथ। डैमनज हार्ट की बुनियाद और ताकत ज़ीरो विंग के तसव्वुर से कहीं ज्यादा है, फसाहट हिकारत से गरा। अगरचे मैं तस्लीम करता हूं कि हम पहली मंजिल की फर्स्ट क्लियर हासिल करने में नाकाम रहे, क्या आपके बारे में भी ऐसा ही नहीं कहा जा सकता? हमारे बारे में भी ऐसा ही? इस सवाल ने ब्लू रेनबो को हैरान कर दिया। एक लम्हे के बाद उसने बगैर कोई लफ्ज़ कहे मुड़ने और जाने से पहले सिर्फ अपना सर हिलाया। एल्डर गोल्ड, जो उसके पास खड़ा था, जाने से पहले सिर्फ हंसा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? फसाहट इस बूढ़े शख्स के पीछे चलाया। ताहम इसे कोई जवाब नहीं मिला और अगले ही लम्हे डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी के अरकान ने अपने बैग से रिटर्न स्क्रूलिज निकाले क्योंकि वो कदीम खुदा के मीनार से जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही फसाहट कुछ और कहने वाला था, उसने एक आवाज सुनी। कुछ ठीक नहीं है, एल्डर हार्ट। इनके लेवल्स देखें, वर्ड डोमिनेशन के इस असन ने पुकारा। इत्तेहादी टीम के हर फर्द ने दूसरे खिलाड़ियों के लेवल्स का मुआयना करने के लिए रुख किया और जो कुछ उन्होंने देखा इसने उन्हें मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। लेवल 115? ये कैसे मुमकिन है? चैप्टर 2588 गैर इंसानी सलाहियतें। तारीख दुनिया लरज उठी। फसाहट ब्लू रेनबो और दूसरों के लेवल्स देखकर हक्का बका रह गया। यहां तक कि गार्ड्स डोमेन के बेहतरीन माहिरीन भी सिर्फ लेवल 110 तक पहुंचे थे और अभी लेवल 111 से बहुत दूर थे। इसके बावजूद यहां मौजूद डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी के अक्सर अरकान पहले ही लेवल 115 पर थे, यहां तक कि इनमें सबसे कम लेवल वाला खिलाड़ी भी लेवल 114 पर था। उनके लेवल्स इतने ज्यादा कैसे हैं? ज़ीरो विंग ने क्या किया? फसाहट की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब इसने ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड को घूरा। फसाहट ने सिर्फ चंद दिन पहले ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड से ज़ाती तौर पर मुलाकात की थी।
उस वक्त वो दोनों सिर्फ लेवल 109 पर थे। अब एक हफ्ते से भी कम वक्त में वो असल में 6 बार लेवल अप कर चुके थे और लेवल 115 तक पहुंच गए थे। इस सूरत-ए-हाल के लिए फसाहाट जो वाहिद वजाहत सोच सकता था वो मुहिम थी जिस पर डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी के मैन फोर्स अरकान जीरो विंग के साथ गए थे। ताहम चाहे वो कितना ही दिमाग लड़ा ले, वो ये नहीं समझ सका कि जीरो विंग इन दोनों गिल्ड्स के मैन फोर्स अरकान की लेवलिंग को इतना तेज कैसे कर सकता है। लेवल 100 के बाद लेवल अप करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हो गया था। यहां तक कि टीम के माहिरीन को एक बार लेवल अप करने के लिए मुसलसल 2 या 3 दिन की अनथक मेहनत की जरूरत होगी। ताहम दोनों गिल्ड्स के मैन फोर्स अरकान सिर्फ 3 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए गायब हुए थे, फिर भी उनमें से हर एक ने तकरीबन 5 अच्छे लेवल्स हासिल कर लिए थे, जिसका मतलब था कि वो दिन में तकरीबन 2 बार लेवल अप हुए। यहां तक कि एक सपर गिल्ड जो अपनी तमाम दस्तयाब ताकत को सिर्फ एक फर्द के लेवल अप में मदद के लिए मुतहर्रिक कर दे, वो भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ जीरो विंग ने 200 से जायद खिलाड़ियों के लिए ऐसा किया था। ऐसे कारनामे के लिए किस किस्म के वसाइल और अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी? एल्डर हार्ट, उनके आलात देखें। वर्ल्ड डोमिनेशन के टीम इससन ने डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी के अरकान के गैर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब फसाहाट ने इससन की तजवीज़ के मुताबिक किया तो वो सदमे से हाँपने लगा। मैं ख्वाब देख रहा हूं, फसाहाट बुड़बुड़ाया। पहले इसकी पूरी तवज्जो इस मफरूज़ा तीसरे धड़े की तलाश में लगी हुई थी जिसने कदीम खुदा के मीनार पर कब्जा किया था, लिहाजा इसने फितरी तौर पर डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी के अरकान को नज़रअंदाज कर दिया था। ताहम दोनों गिल्ड्स के अरकान की जांच पड़ताल करने के बाद उसने देखा कि उनकी अक्सरियत ने सीक्रेट सिल्वर आलात पहने हुए थे, जिनमें कुछ फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड आलात भी शामिल थे। रैंक के लिहाज से दोनों गिल्ड्स के अरकान के आलात इत्तेहादी टीम के अरकान का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, जो मुकम्मल तौर पर फाइन गोल्ड आलात से लैस थे। ताहम फसाहाट ने फिर भी दोनों गिल्ड्स के अरकान की तरफ से आने वाला नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर दबाव महसूस किया। मंतकी तौर पर 5 लेवल के फर्क के बावजूद ये मुमकिन नहीं होना चाहिए था। इस सूरत-ए-हाल के लिए फसाहाट जो वाहिद वजाहत सोच सकता था वो ये थी कि दोनों गिल्ड्स के अरकान लेवल 115 प्लस हथियारों और आलात के मालिक थे। बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से लेवल 110 के सीक्रेट सिल्वर आलात तकरीबन लेवल 105 के फाइन गोल्ड आलात के बराबर थे। दरीं असना, अगरचे खिलाड़ी 5 बार लेवल अप करने से कुछ बुनियादी खुसूसियात हासिल करेंगे, लेकिन ये इजाफा बुनियादी खुसूसियात में इतने बड़े फर्क का बाइस नहीं बनेगा। कम अज कम इस तरह के तफावत के वजूद के लिए एक रैंक का फर्क होना जरूरी था। लिहाजा वाहिद मंतकी वजाहत ये थी कि डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी के अरकान जो सीक्रेट सिल्वर आलात इस्तेमाल कर रहे थे वो लेवल 115 के थे। पी अलहाल लेवल 110 के आलात मुख्तलिफ सपर पावर्स के लिए भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे, जबकि लेवल 115 के आलात ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने का इस वक्त कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था। आखिरकार लेवल 115 के आलात हासिल करने के लिए लेवल 115 प्लस मोनस्टर्स को मारना जरूरी था, और आम तौर पर सिर्फ ग्रेट लॉर्ड रैंक या इससे ऊपर के मोनस्टर्स के पास सीक्रेट सिल्वर आलात गिराने का मौका होता था। दरीं असना, डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी की टीम के तमाम 200 से जायद अरकान मुकम्मल तौर पर लेवल 115 के सीक्रेट सिल्वर आलात ऐसे बेहतर से लैस थे। ये महज मुज़हका खेज था। गिल्ड लीडर, ऐसा लगता है कि हमने वाकई गलत इंतखाब किया। वर्ल्ड डोमिनेशन का लेवल 110 इससन ब्लू रेनबो और दूसरों को देखते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सका। कदीम खुदा के मीनार पर कब्जा करने वाला तीसरा धड़ा, ये महज उनकी मनमानी ख्वाहिश थी। हकीकत में कदीम खुदा के मीनार पर कब्जा करने के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी की मुश्तरका टीम थी। ताहम दोनों गिल्ड्स के कामयाब होने की वाहिद वजह जीरो विंग की मदद थी। दरीं असना, सिर्फ जीरो विंग की मदद की वजह से डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी वर्ल्ड डोमिनेशन से कमतर होने के बजाय वर्ल्ड डोमिनेशन से बड़े मार्जिन से आगे निकल गए थे। दरहकीकत डार्क रिपस वुडी और डॉट सोसाइटी अब इस सतह पर थे जहां वर्ल्ड डोमिनेशन सिर्फ हैरत से उन्हें देख सकती थी। दोनों गिल्ड्स के कदीम खुदा के मीनार पर कब्जा करने के बाद यह पहले ही वाज़ेह था कि वो तारीख दुनिया में जबरदस्त तरक्की का तजुर्बा करेंगे। मुस्तकबिल में दोनों गिल्ड्स यकीनी तौर पर तारीख दुनिया के हुक्मरान बन जाएंगे। दरीं असना, कदीम खुदा के मीनार की फतह के बाद ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड ने मीनार पर मजीद तवज्जो नहीं दी,
बल्कि आराम करने के लिए अपने अपने हेड क्वार्टर वापस चले गए। आखिरकार उन्हें मीनार का इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी। फी अलहाल तारीख दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों और खिलाड़ियों के पास तारीख दुनिया छोड़ने का वाहिद ऑप्शन कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट से मुंसलिक टेलीपोर्टेशन गेट था। जहां तक कदीम खुदा के मीनार के टेलीपोर्टेशन अरे इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, वो महज वक्त और वसाइल का ज़िया होगा। आखिरकार उन्हें मरकजी बर्रे आज़म तक पहुंचने के लिए पहले किसी दूसरी दुनिया से गुजरना पड़ेगा। ब्लू रेनबो और दूसरों के मरकजी हाल से निकलने के फौरन बाद डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी के कदीम खुदा के मीनार पर कब्जा करने की खबर भी पूरी तारीख दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। एक वक्त के लिए तारीख दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि डैमनज़ हार्ट ने कदीम खुदा के मीनार पर छापा मारने के लिए मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के साथ इत्तिहाद किया है? वो दोनों गिल्ड्स अब इतनी मजबूत हैं। डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी ने असल में कदीम खुदा के मीनार का कंट्रोल संभाल लिया है। इसके साथ ऐसा लगता है कि तारीख दुनिया में हर किसी को उन दो गिल्ड्स की बात सुननी पड़ेगी। ये देखते हुए कि अब ज्यादा लोग उन दो गिल्ड्स में शामिल नहीं हो रहे हैं, आइए इस मौका का फायदा उठाते हुए जल्दी से इनमें शामिल हो जाएं, जब तक हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी की कामयाबी की खबर पर कुछ खिलाड़ियों ने जश्न मनाया जबकि दीगर ने मायूसी महसूस की। किसी ने भी ऐसे नतीजे का सोचा तक नहीं था। डैमनज़ हार्ट ने तारीख दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के साथ जो इत्तिहाद बनाया था, इसे असल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस नतीजे ने डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी की पोजीशन को तारीख दुनिया की टॉप दो गिल्ड्स के तौर पर मुस्तहकम कर दिया। अब तारीख दुनिया के बहुत से खिलाड़ियों की अदम इत्मीनान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी दोनों गिल्ड्स की तरक्की को रोकने के काबिल नहीं होगा। ऐसा करने की कोशिश करना महज खुदकुशी होगी। आखिरकार दोनों गिल्ड्स आसानी से अपने दुश्मनों को तारीख दुनिया से बाहर कदम रखने से रोक सकती थीं। अगरचे खिलाड़ी तारीख दुनिया के अंदर ग्राइंडिंग और लेवल अप कर सकते थे, लेकिन इसमें लेवल 100 प्लस वसाइल की शदीद कमी थी। तारीख दुनिया में ग्राइंडिंग तक महदूद खिलाड़ियों को लीवलिंग की रफ्तार इंतहाई सुस्त महसूस होगी। अगर यह सूरत-ए-हाल तवील अरसे तक जारी रही तो दोनों गिल्ड्स के अरकान और तारीख दुनिया छोड़ने से रोके गए लोगों के दरमियान फ़र्क सिर्फ बढ़ेगा। दरीं असना तारीख दुनिया के खिलाड़ियों में इस नतीजे पर सबसे ज़्यादा हैरान डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी के अरकान होंगे, ख़ास तौर पर दोनों गिल्ड्स के आला हुक्काम और गिल्ड लीडर्स। ताहम जिस चीज़ ने दोनों गिल्ड्स के आला हुक्काम और गिल्ड लीडर्स को वाकई हैरान किया वो कदीम खुदा के मीनार की पहली मंजिल की कामयाब फतह नहीं थी, बल्कि ब्लू रेनबो, एल्डर गोल्ड और दूसरों के लेवल्स और आलात थे। ऐसे लेवल्स और आलात के साथ कोई भी ताकत मरकजी बर्रे आज़म पर भी उनकी दो गिल्ड्स के खिलाफ मुकाबला करने के काबिल नहीं होगी, तारीख दुनिया तो दूर की बात है। ताहम सिर्फ ब्लू रेनबो, एल्डर गोल्ड और दोनों गिल्ड्स की मैन फोर्सेस के अरकान जानते थे कि हकीकत में जीरो विंग के साथ शराकतदारी से उनका सबसे बड़ा फायदा ये चीज़ें नहीं थीं, बल्कि वो एग्जोटिक लीगेसी पोशनस थे जो उन्होंने हासिल किए थे। एग्जोटिक लीगेसी पोशन और फ्रीडम होटल के असरात की वजह से उनकी टीम के हर रुकन ने औसतन अपने माना बॉडीज की 40% सलाहियत को कामयाबी से खोल लिया था। जहां तक ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड का ताल्लुक है, इन दोनों ने 60% तक खोलने में कामयाबी हासिल की थी, जो अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने से सिर्फ 40% दूर थे। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट, स्टोन फॉरेस्ट सिटी, फ्रीडम होटल, गिल्ड लीडर, ये बहुत बुरा है। अब न सिर्फ डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी ने कदीम खुदा के मीनार का कंट्रोल संभाल लिया है, बल्कि उनके मैन फोर्स अरकान लेवल्स और आलात दोनों में हमसे बहुत आगे है। इस रफ्तार से मुझे डर है कि वर्ड डोमिनेशन के एक लेवल 110-3 इस असन ने वीडियो चीट के जरिए डॉन डोमेनस को तशवीश के साथ बताया, जो इस वक्त फ्रीडम होटल के अंदर आराम कर रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने वाकई जीरो विंग को कम समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी सलाहियतें होंगी। इन दो गिल्ड्स को इस बार वाकई एक ताकतवर पुष्टपना मिल गया है, डॉन डोमेनस ने तबसरा किया। डार्क रिपसवुडी और डॉट सोसाइटी की कामयाबियों के बारे में अपने मातहत की रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद इसका मोड नाकाबिल बयान हद तक पुरसुकून था। उसका रद्द अमल ऐसा था जैसे ये मामला इससे बिल्कुल गैर मुताल्लिक हो। दर हकीकत उस वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। गिल्ड लीडर प्रतीन इस असन उलझ गया जब उसने डॉन डोमेनस का रद्द अमल देखा। मैं तस्लीम करता हूं कि जीरो विंग बहुत ताकतवर है, ताहम
زیرو ونگ کا دور بہت جلد ختم ہو جائے گا، ڈان ڈومینس نے ہنستے ہوئے کہا۔ گلڈ لیڈر، کیا آپ کے پاس زیرو ونگ اور دوسری دو گلڈ سے نمٹنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس اسن نے تجسس سے پوچھا۔ زیرو ونگ، ڈارک ریپس وڈی اور ڈاٹ سوسائٹی اس وقت تاریک دنیا سے نکلنے والے تمام راستوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ تینوں گلڈز کی روزانہ کی ترقی کوئی مذاق نہیں تھی۔ اسے واقعی یہ تصور کرنا مشکل لگا کہ ورلڈ ڈومینیشن کے پاس زیرو ونگ کی مخالفت کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اسے دیکھو، ڈان ڈومینس نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ وسیع ہو گئی جب اس نے ایک گہرے سرمئی رنگ کی کرسٹل بال نکالی اور اسے ویڈیو چیٹ کے ذریعے دکھایا۔ جیسے ہی ڈان ڈومینس نے کرسٹل بال نکالی، اس کے گرد کی جگہ اندھیری ہونے لگی، کرپٹڈ جگہ ایک ناقابل بیان حد تک عجیب احساس دے رہی تھی۔ درحقیقت، کرسٹل بال سے خارج ہونے والی شیطانی توانائی کی وجہ سے خود جگہ میں بھی دراڑیں پڑنے لگیں۔ کتنی کثیف توانائی ہے! یہ عملی طور پر 7 لومین ریز کرسٹلز کی توانائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس اسن نے صدمے سے پکارا۔ مجھے آپ سے کچھ کروانا ہے۔ یہ کرسٹل لیں اور تاریک دنیا کے کھلاڑیوں کی جانوں کی کٹائی کریں۔ جتنی ہو سکے کٹائی کرے۔ ایک بار جب اس کرسٹل نے کافی توانائی جمع کر لی تو یہ زیرو ونگ اور ان دو دیگر گلڈز کا خاتمہ ہوگا، ڈان ڈومینس نے کہا۔ سمجھ گیا؟ میں اسے فوراً کر دوں گا، اس اسن نے کال منقطع کرنے سے پہلے سر ہلایا۔ اسی دوران، جب مرکزی براعظم کی مختلف سپر پاورز کو پتہ چلا کہ ڈارک ریپس وڈی اور ڈاٹ سوسائٹی نے قدیم خدا کے مینار کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، تو وہ زیرو ونگ کی صلاحیتوں پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جہاں تک سیف علی کا تعلق ہے، کافی آرام کرنے کے بعد وہ سٹار مون کنگڈم کے وائٹ ریور سٹی واپس آ گیا۔ وائٹ ریور سٹی ایڈونچرز ایسوسی ایشن، دوسری منزل کا VIP استقبالیہ کمرہ۔ لارڈ برونز لیگیٹی، میں اب کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ سینئر ایڈمنسٹریٹر لورین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میں اپنے نام کے تحت موجود لوسٹ ٹاؤن کو 10 سینٹس ایمپائر کے ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ سیف علی نے اس سے پوچھا۔ اوائزن سٹی پر چھاپا مارنے کی لوٹ میں نہ صرف بہترین آلات اور مواد شامل تھا بلکہ لیول 100+ نقشوں کے لیے ٹاؤن ٹرانسفر آرڈر بھی شامل تھا۔ اب جبکہ اسٹون فارسٹ سٹی پہلے ہی کولڈ اسپرنگ فارسٹ میں جڑے پکڑ چکا تھا، اسے اتفاق نہ منتقل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ دونوں مرکزی براعظموں کے درمیان مستقل طور پر سفر کر سکے، اسے ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج میں بھی ایک گڑھ قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ مزید یہ کہ اس گڑھ کو خفیہ رہنا تھا۔ معاملے پر غور کرنے کے بعد، اس نے محسوس کیا کہ لوسٹ ٹاؤن بہترین آپشن تھا۔ چیپٹر 2589 درمیانی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ۔ لوسٹ ٹاؤن ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے زیرو ونگ کے خفیہ گڑھ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اب بھی، گلڈ کے بہت کم ارکان اس کے وجود کے بارے میں جانتے تھے۔ عام طور پر، صرف عظیم صلاحیت رکھنے والے بنیادی ارکان ہی قصبے میں قدم رکھنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ مزید یہ کہ ان بنیادی ماہرین کو لوسٹ ٹاؤن میں داخل ہونے کی منظوری ملنے سے پہلے متعدد معائنوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آخر کار، ایکسٹرا آرڈینری ٹاور کا فنکشن محض اہم تھا۔ اب جبکہ سیف علی ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج کے اندر ایک مستحکم ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ قائم کرنا چاہتا تھا، لوسٹ ٹاؤن اس کا بہترین آپشن تھا۔ پہلی بات یہ کہ دونوں مرکزی براعظموں کو جوڑنے والے ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ کو بہت زیادہ لوگوں پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا، ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج میں قائم گڑھ میں کم سے کم کھلاڑی کام کرنے چاہئیں۔ دوسری بات یہ کہ گڑھ کا سائز بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کی دیکھ بھال کے لیے درکار افرادی قوت اور وسائل کو محدود رکھا جا سکے، ورنہ اسے چھپانا بہت مشکل ہوگا۔ زیرو ونگ پر نظر رکھنے والی دوسری طاقتیں یقیناً مشکوک ہو جائیں گی اگر گلڈ کے فنڈز کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی اچھی وجہ کے غائب ہو رہا ہو۔ لوسٹ ٹاؤن نے دونوں شرائط کو بخوبی پورا کیا۔ یقیناً، ایک گلڈ ٹاؤن کو لیول 100+ نیوٹرل میپ میں منتقل کرنے کا عمل بھی ناقابل یقین حد تک دیوانہ وار تھا۔ آخر کار، لیول 100+ نیوٹرل نقشوں میں چھپے خطرات کوئی مذاق نہیں تھے۔ اگر زیر بحث گلڈ ٹاؤن میں کافی دفاعی صلاحیتوں کی کمی ہوتی تو وہ اس پر حملہ کرنے والے پہلے مونسٹر ٹائڈ سے بھی نہیں بچ پاتا۔ تاہم، زیرو ونگ کی موجودہ طاقت کے ساتھ، جب تک سیف علی لوسٹ ٹاؤن کو ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج کے بہت زیادہ اندر منتقل نہیں کرتا، تب تک اسے وقتا فوقتا آنے والے مونسٹر ٹاس سے بچانا ممکن تھا۔ لارڈ برونز لیگیٹی، اپنے قصبے کو ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج میں منتقل کرنا بہت خطرناک ہے۔ ایک بار جب آپ کا قصبہ وہاں منتقل ہو جائے گا،
تو اسے کسی بادشاہی یا سلطنت کا تحفظ حاصل نہیں رہے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ منتقلی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ لورین نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت اچھا، براہ کرم اپنی صحیح منتقلی کی جگہ بتائیں، لورین نے ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج کا نقشہ نکالتے ہوئے کہا۔ آئیے اسے یہاں منتقل کرتے ہیں۔ سیف علی نے ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج کے اندرونی علاقے میں ایک کنکریلی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماضی میں ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج گارڈز ڈومین میں مغربی براعظم سے منسلک 2 ٹیلی پورٹیشن پوائنٹس رکھنے کی وجہ سے ناقابل یقین حد تک مشہور تھے۔ تاہم پہلے ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ کے برعکس جو سیف علی نے حاصل کیا تھا، جو کہ منجمد جھیل کے نیچے چھپا ہوا میجک گیٹ تھا، دوسرا ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ خاص حالات والا ایک درمیانی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ تھا۔ درمیانی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ ایک ڈیمن وولف کی کچھار کے اندر تھا۔ جو کھلاڑی وہاں ٹیلی پورٹیشن ارے کو فعال کرنا چاہتے تھے، انہیں پہلے کچھار کے اندر موجود مونسٹرز کو صاف کرنا پڑتا تھا۔ تاہم اس کچھار کے اندر موجود مونسٹرز وقتاً فوقتاً دوبارہ پیدا ہوں گے، مزید یہ کہ وہ ہر بار دوبارہ پیدا ہونے پر مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی واقعی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایک بار گیٹ فعال ہونے کے بعد کوئی بھی کھلاڑی گیٹ کا استعمال کر سکتا تھا جب تک کہ ان کے پاس کافی میجک کرسٹلز ہوں۔ اسی وجہ سے مختلف سپر پاورز نے اس ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے دیوانہ وار لڑائی لڑی تھی۔ ٹیلی پورٹیشن گیٹ کی دریافت کے بعد جنگ کی آگ کبھی نہیں بجھی تھی۔ گارڈز ڈومین میں ایک دہائی گزرنے کے بعد بھی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ کے ارد گرد کی صورتحال انتہائی غیر مستحکم رہی۔ فی الحال سیف علی فوری طور پر دونوں مرکزی براعظموں کو جوڑنے والے مزید ٹیلی پورٹیشن پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم اگر وہ دوسرے ٹیلی پورٹیشن پوائنٹس کو فعال اور محفوظ کرنا چاہتا تھا جن کے بارے میں وہ جانتا تھا، تو اسے کافی وقت لگانا پڑے گا، کیونکہ ان ٹیلی پورٹیشن پوائنٹس کو فعال کرنے میں کوڈز کی ایک سیریز شامل تھی۔ تو وہ ٹیلی پورٹیشن پوائنٹس چھوٹے تھے جو ہر استعمال کے ساتھ صرف چند کھلاڑیوں کو بھیج سکتے تھے، لہٰذا ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج میں واقع درمیانی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ ہی اس کا واحد آپشن تھا۔ مزید یہ کہ ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج کا درمیانی ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ لیول 120+ ایریا میں تھا، جو موجودہ سپر پاورز کے لیے اب بھی ایک بلائنڈ اسپاٹ تھا۔ وہ علاقے پر اپنی حکمرانی کو مکمل طور پر مستحکم کرنے کے لیے اس موقع کا استعمال کر سکتا تھا۔ اس طرح اس ٹیلی پورٹیشن پوائنٹ کا انتخاب کرنا کوئی خاص برا انتخاب نہیں تھا۔ مقام کی تصدیق ہو گئی۔ براہ کرم اپنا ٹاؤن ٹرانسفر آرڈر پیش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو 80,000 گولڈ کی ٹرانسفر فیس ادا کرنی ہوگی، لورین نے کہا۔ ایک بار جب آپ ادائیگی مکمل کر لیں گے تو ہم آپ کے قصبے کو جلد از جلد مطلوبہ مقام پر منتقل کر دیں گے۔ 80,000! سیف علی اس قیمت پر حیران رہ گیا۔ اگرچہ گلڈ ٹاؤنز اور شہروں کو لیول 100+ نیوٹرل نقشوں میں منتقل کرنے پر عام طور پر بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی تھی، لیکن ٹرانسفر فیس ہدف کے رینک کی بنیاد پر طے کی جاتی تھی۔ دریں اثنا لوسٹ ٹاؤن محض ایک بنیادی قصبہ تھا، پھر بھی اسے ڈیمن وولف ماؤنٹین رینج کے اندرونی علاقے میں منتقل کرنے پر 80,000 گولڈ لاگت آئی۔ یہ مکمل طور پر اس کی توقعات سے باہر تھا۔ اگر وہ بنیادی قصبے کے بجائے بنیادی شہر منتقل کر رہا ہوتا تو منتقلی غالباً اسے دیوالیہ کر دیتی۔ یہ ٹھیک ہے، نہ صرف اپنے جو مقام منتخب کیا ہے وہ دور ہے، بلکہ یہ کچھ خاص بھی ہے، لہٰذا ٹرانسفر فیس تھوڑی زیادہ مہنگی ہے۔ تاہم براہ کرم یقین رکھیں کہ ہم جو اضافی چارجز وصول کرتے ہیں وہ منصفانہ اور معقول ہیں، لورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ رہا ٹاؤن ٹرانسفر آرڈر اور 80,000 گولڈ، سیف علی نے دستاویز اور فنڈز لورین کے حوالے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس حقیقت کا جشن منایا کہ اسٹون فارسٹ سٹی حال ہی میں بہت زیادہ منافع کما رہا تھا۔ گلڈ کے ماہرین کی تعداد بڑھ کر 2,20,000 ہونے کی وجہ سے زیرو ونگ کے روزانہ کے اخراجات میں خاطر خواہ اضافے کے باوجود گلڈ پھر بھی 1,70,000 گولڈ کا مائی فنڈ بچانے میں کامیاب رہا، ورنہ وہ واقعی اس بار ٹرانسفر فیس ادا کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ ادائیگی موصول ہو گئی۔ منتقلی 30 منٹ میں ہو جائے گی۔ آپ کے پاس ہینڈ اوور کے طریقہ کار کو مکمل کرنے کے لیے 1 دن ہے۔ ہمارا سیکیورٹی عملہ 1 دن کے بعد سائٹ چھوڑ دے گا، لہٰذا براہ کرم جلد از جلد ہینڈ اوور کے طریقہ کار کو مکمل کریں، لورین نے ادائیگی وصول کرنے کے بعد یاد دلایا۔ اسی وقت جب لورین نے بات ختم کی،
दूर दराज बोन लेस लैंड में लोस्ट टाउन अचानक गायब हो गया। अब बंजर जमीन में सिर्फ जीरो विंग के चंद उलझे हुए अरकान बाकी रह गए, और कुछ ही देर में सैफ अली को आबदा गाल की तरफ से कॉल की दरख्वास्त मौसूल हुई। गिल्ड लीडर, बड़ी मुसीबत, लोस्ट टाउन गायब हो गया। आबदा गाल ने बेचैनी से इत्तला दी। लोस्ट टाउन माहिर खिलाड़ियों की तरबियत के लिए जीरो विंग के खुफिया तरबियती मैदान के तौर पर काम करता था। अगरचे इस कस्बे में इस वक्त सिर्फ चंद सौ खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन वो तमाम माहिरीन जो कामयाबी से ट्रूथ रिलिम तक पहुंच गए थे, वो मोनस्टर्स के खिलाफ लड़ने में रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन से भी ज्यादा माहिर थे। वाहिद मसला ये था कि लोस्ट टाउन में जिन खिलाड़ियों की तरबियत की जा रही थी वो सब बहुत कम लेवल के नए आने वाले थे। इनमें से अक्सरियत अभी तक लेवल 100 तक भी नहीं पहुंची थी, 3 तो दूर की बात है। इसके बावजूद जब तक ये खिलाड़ी लेवल्स और ट्रज में बराबर आ जाते, वो जीरो विंग के अहम सतून बन जाते, और इन खिलाड़ियों की मदद से जीरो विंग आखिरकार मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ मुकाबला करने की अहलियत हासिल कर लेता। लिहाजा लोस्ट टाउन का अचानक गायब होना जीरो विंग की मुस्तकबिल की तरक्की पर नुमायां असर डालेगा। ये ठीक है, मैंने क्या है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। सैफ अली की बातों ने आबदा गाल को उलझन में डाल दिया, अपने उसे गायब कर दिया। लोस्ट टाउन अपना मकसद बिल्कुल ठीक तरीके से पूरा कर रहा था, तो सैफ अली ने इसे इस वक्त क्यों गायब किया जब जीरो विंग तेजी से अपने ऑपरेशंस के पैमाने को बढ़ा रहा था। गिल्ड को मामूल के ऑपरेशंस को यकीनी बनाने के लिए काफी माहिर खिलाड़ियों की तरबियत करने की जरूरत थी। मैंने लोस्ट टाउन को डेमन वुल्फ माउंटेन रेंज के अंदरूनी इलाके में मुंतकिल कर दिया है। मुस्तकबिल में हमें ट्रेनीज के अपने जंगी मैयार को बेहतर बनाने के लिए अपने लेवल्स की कुर्बानी देने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। डेमन वुल्फ माउंटेन रेंज का अंदरूनी इलाका, क्या वो लेवल 120 का ग्राइंडिंग अस्पाट नहीं है? आबदा गाल की आंखें सदमे से फैल गईं जब इसने सैफ अली का बयान सुना। से लगा कि वो मुंतकिली करने के लिए महज दीवाना है। लेवल 100 प्लस नक्शे नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक थे। ये खास तौर पर डेमन वुल्फ माउंटेन रेंज के लिए था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में मुंतकिल करना नाकाबिल यकीन हद तक पुरखतर था। खुशकिस्मती से वहां नाइट डिवीजन मौजूद था। नाइट डिवीजन की ताकत और शहर की दिफाई सलाहियतों के साथ वो मॉन्स्टर टाज से निमटने के काबिल थे। दरहकीकत नाइट डिवीजन ने किसी भी करीब आने वाले मॉन्स्टर टाइड को खत्म करने के लिए खुद पहल की। दूसरी तरफ लोस्ट टाउन सिर्फ एक बुनियादी कस्बा था। इसकी दिफाई सलाहियतें अफसोसनाक हद तक कमजोर थीं। अगरचे जीरो विंग ने कस्बे को बार बार मजबूत किया था और बहुत से डिफेंस टर्टस और एरो टावर्स के साथ साथ एक दिफाई दीवार भी बनाई थी, लेकिन लोस्ट टाउन फिर भी एक बुनियादी कस्बा था। किसी एनपीसी बादशाही या सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर इसे बहुत जल्द तबाही का सामना करना पड़ेगा। पुरसुकून रहो, ये मॉन्स्टर टास के खिलाफ खड़ा होने के काबिल होना चाहिए, सैफ अली ने आबदा गाल की तशवीश को समझते हुए कहा। लेकिन वो लेवल 120 का न्यूट्रल नक्शा है। सैफ अली के इत्मीनान दिलाने के बावजूद आबदा गाल अब भी फिक्रमंद हुए बगैर न रह सकी। आखिरकार लोस्ट टाउन के पास नाइट डिवीजन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। ठीक है, माजूर मुहाफिजों की जमा आवरी कैसी चल रही है? सैफ अली ने मौजू बदलते हुए पूछा। माजूर मुहाफिजों की जमा आवरी निस्बतन आसानी से आगे बढ़ रही है। हमारे पास पहले ही उनमें से 100 से ज्यादा है। आपकी हिदायत के मुताबिक हमने सिर्फ इन लोगों को इकट्ठा किया जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल 20 से ऊपर थी। ताहम सबसे मजबूत शख्स की ग्रोथ पोटेंशियल भी सिर्फ 32 है, आबदा गाल ने कहा। पहले ही इतने ज्यादा? सैफ अली हैरान रह गया जब उसने आबदा गाल की रिपोर्ट सुनी। उन्हें फौरन रिजेडनेस पर इकट्ठा करें। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें काम पर लगाएं। पहले अगरचे इसने एंशंट गार्ड्स लिटरेचर फरीब मिनट का इस्तेमाल करते हुए बहुत से पर्सनल गार्ड्स को मजबूत किया था, लेकिन वो अब भी जीरो विंग की जरूरियात के लिए काफी नहीं थे। ताहम सिविल स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी सिविल एसेंस जमा करना कोई आसान काम नहीं था। मजीद ये कि आला ग्रोथ पोटेंशियल वाले नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। एनपीसीज के आखिरी बीच को तलाश करने के बाद से अब तक जीरो विंग को बमुश्किल ही आला ग्रोथ पोटेंशियल वाले मिले थे। इसे लिटरेचर फरीब मिनट की हद भी कहा जा सकता है। ताहम ट्री ऑफ लाइफ का वाटर ऑफ लाइफ मुख्तलिफ था। न सिर्फ ये कि ग्रोथ पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा सकता था, बल्कि ये मुर्दा को दोबारा जिंदा कर सकता था या शदीद जख्मी को थोड़े वक्त में ठीक कर सकता था।
वाटर ऑफ लाइफ उनके लिए आसमानी नेमत थी जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल शदीद चोटों की वजह से काफी हद कम हो गई थी। सैफ अली के बाद खत्म करने के बाद उसने एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रोल निकाला और फौरन वापस स्टोन फॉरेस्ट सिटी टेलीपोर्ट कर गया। चैप्टर 2590 वाटर ऑफ लाइफ के असरात स्टोन फॉरेस्ट सिटी जीरो विंग का रिजेडनेस के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर 100 से ज्यादा जो मायूस कुन और बेजान हाले खारिज कर रहे थे इस वक्त कतार में खड़े थे। ये आ तो माजूर थे या इंतहाई कमजोर जिंदगी के हाले वाले आम शहरी थे। जहां तक लिबास का ताल्लुक है उन्होंने या तो टूटा फूटा बख्तर पहना हुआ था या फटे पुराने सूती कपड़े पहने हुए थे, और उनमें सबसे ज्यादा लेवल वाला शख्स भी लेवल 50 से थोड़ा ऊपर था, जबकि सबसे कम लेवल वाला शख्स लेवल 20 का था। उनकी मौजूदगी की वजह से खूबसूरत कॉन्फ्रेंस रूम किसी पनागुज़ीन कैंप की तरह लग रहा था। गिल्ड लीडर सब यहां मौजूद हैं, आबदा गाल ने सैफ अली के पास आते हुए इत्तला दी। क्या आप वाकई इन लोगों पर कीमती वाटर ऑफ लाइफ इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? इस वक्त तक इसे फ्रीडम होटल के टॉप फ्लोर सहन में लगाए गए ट्री ऑफ लाइफ के बारे में पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि सैफ अली की गैर मौजूदगी में 3 दीगर लोगों को सहन के मामूल के ऑपरेशन को यकीनी बनाने का काम सौंपा गया था। वो इन लोगों में से एक थी। जब उसने पहली बार फ्रीगुमनेटेड डिवाइन आर्टिफैक्ट रैंक का ट्री ऑफ लाइफ देखा था तो उसका दिमाग सदमे से मुंजमद हो गया था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस गिल्ड से इसका ताल्लुक है वो इतनी हैरत अंगेज है। फी अलहाल गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास अभी तक लेजेंडरी अशिया भी नहीं थीं, फ्रीगुमनेटेड डिवाइन आर्टिफैक्ट्स तो दूर की बात। जीरो विंग के पास ताहम एक फ्रीगुमनेटेड डिवाइन आर्टिफैक्ट था। मजीद ये कि ट्री ऑफ लाइफ रोजाना वाटर ऑफ लाइफ के 17 कतरे भी पैदा कर सकता था। वाटर ऑफ लाइफ एक नाकाबिल यकीन हद तक कीमती चीज थी जो गॉड्स डोमेन में सिर्फ किस्मत से हासिल की जा सकती थी। आखिरकार वाटर ऑफ लाइफ मुर्दा को दोबारा जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इन मुख्तलिफ ताकतों के लिए जो अपने पर्सनल गार्ड्स के मरने के बारे में इंतहाई फिक्रमंद थीं, वाटर ऑफ लाइफ एक मुतलक खजाना था। आखिरकार पर्सनल गार्ड्स खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वो ऐसे कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखते थे जो मौजूदा खिलाड़ियों की सलाहियतों से बाहर थे। सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ के चंद कतरे हासिल करना सुपर पावर्स के लिए भी एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल काम था। नतीजे के तौर पर सुपर पावर्स ने अपने पर्सनल गार्ड्स को पुरखतर ऑपरेशंस पर इत्तेफाकना भेजने की हिम्मत नहीं की। जीरो विंग ताहम हर रोज वाटर ऑफ लाइफ के 17 कतरे पैदा करता था, लिहाजा उन्हें अपने ताकतवर पर्सनल गार्ड्स को खोने के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, और वो उन एनपीसीज को हर किस्म के कोर्ट्स और मुहिम्मात पर आज़ादाना तौर पर तैनात कर सकते थे। ताहम मौजूदा जीरो विंग के लिए भी वाटर ऑफ लाइफ की रोजाना 17 कतरों की पैदावार गिल्ड की जरूरियात के लिए अब भी थोड़ा कम थी। अगर उन्हें उन 100 से जायद को ठीक करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें अब तक जमा किया गया पूरा जखीरा खर्च करना पड़ेगा। ये ठीक हो सकता था अगर वो अपना तमाम वाटर ऑफ लाइफ आला ग्रोथ पोटेंशियल वाले को ठीक करने पर खर्च कर रहे होते, लेकिन यहां जमा होने वाले तमाम वो थे जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत खराब थी। यहां तक कि अगर वो अपनी बेहतरीन हालत में वापस आ जाते तब भी उनकी ग्रोथ पोटेंशियल में ज्यादा इजाफा नहीं होता। उन पर वाटर ऑफ लाइफ इस्तेमाल करना महज जिया होगा। हिमम मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं, सैफ अली ने आबदा गाल के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अपनी किस्मत आजमाना? सैफ अली के जवाब ने आबदा गाल को जिच कर दिया। अगरचे अपनी किस्मत आजमाना ठीक था, लेकिन वाटर ऑफ लाइफ की कीमत पर ऐसा करना महज फजूल खर्ची थी। अगर गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों ने इसके बारे में सुना तो वो यकीनन पागल हो जाएंगी और सैफ अली का गला घोंटने की कोशिश करेंगी। आप कभी नहीं जानते कि हमें क्या मिलेगा, सैफ अली ने हंसते हुए जवाब दिया। बहरहाल वाटर ऑफ लाइफ को स्टोरेज में बेकार पड़े रहने देना जिया है। इन माजूर को ठीक करने के लिए वाटर ऑफ लाइफ खर्च करना वाकई इसराफ था। ताहम कोई भी इस बात की जमानत नहीं दे सकता था कि ये अपनी बेहतरीन हालत में वापस आने के बाद भी मामूली रहेंगे। मजीद ये कि उसने आबदा गाल से इत्तेफाकना जख्मी जमा नहीं करवाए थे। इसके बजाय उसने इसे ऐसे जख्मी मुंतखब करने को कहा था जो 3 इससे ऊपर के थे। इसके साथ ही उनकी ग्रोथ पोटेंशियल 20 इससे ज्यादा होनी जरूरी थी। गार्ड्स डोमेन में 3 तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाला कोई भी एनपीसी कम ग्रोथ पोटेंशियल का हामिल नहीं होगा। दरी असना ग्रोथ पोटेंशियल के लिए 20 पॉइंट का निशान 3 एनपीसीज के लिए एक बड़ा मोड़ था।
माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने माजूर के 3 NPCs पर वाटर ऑफ लाइफ इस्तेमाल करने का तजुर्बा किया था। उन्हें जो नतीजा मिला वो ये था कि 20 से कम ग्रोथ पोटेंशियल वाले तमाम माजूर के 3 NPCs अपनी चोटों से सेहतयाब होने के बाद भी सीक्रेट सिल्वर गार्ड रैंक तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। यकीनन इसका मतलब ये नहीं था कि 20 या इससे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाले तमाम माजूर के 3 NPCs सेहतयाब होने के बाद सीक्रेट सिल्वर गार्ड के मेयार तक पहुंच जाएंगे। कामयाबी के इम्कानात सिर्फ बहुत ज्यादा थे। खुशकिस्मती से जीरो विंग के अलावा कोई दूसरी ताकत इस वक्त ऐसे की तलाश नहीं कर रही थी। नतीजे के तौर पर जीरो विंग काफी तादाद में उनको तलाश करने में कामयाब रहा और जमा किए गए की ग्रोथ पोटेंशियल के साथ इनमें बेहतरीन NPC गार्ड्स होने के इम्कानात काफी ज्यादा थे। दरहकीकत जब तक उन 100 से जायद NPCs में से 2 या 3 फाइन गोल्ड गार्ड्स उभरते, जीरो विंग की तो चांदी हो जाती। आखिरकार डार्क गोल्ड गार्ड के मेयार तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाले NPCs गार्ड्स डोमेन में नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। अगरचे सैफ अली अपनी पिछली जिंदगी के दौरान काफी डार्क गोल्ड गार्ड्स के बारे में जानता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उन्हें कहां तलाश करना है, क्योंकि सुपर पावर्स ने इन NPCs के बारे में तमाम मालूमात को खुफिया रखा था। इसे काइट के ठिकाने और हालात के बारे में सिर्फ इसलिए पता चला था क्योंकि काइट का ताल्लुक स्टार मून किंगडम से था और उसका मालिक एक मर्चेंट खिलाड़ी था जिसकी जबान काबू में नहीं थी। इसके बाद सैफ अली ने वहां मौजूद हर NPC को वाटर ऑफ लाइफ का एक कतरा फराहम किया। इसके इक़दामात ने आबदा गाल का दिल दुखा दिया। वाटर ऑफ लाइफ का हर कतरा आला ग्रोथ पोटेंशियल वाले NPC की जिंदगी के बराबर था। वाटर ऑफ लाइफ उनके गिल्ड मेंबर्स की लीवलिंग की रफ्तार को भी काफी हद तक बढ़ा सकता था। गिल्ड इस कीमत के बारे में फिक्र किए बगैर मते का फील्ड बासिस पर छापा मार सकता था जो ऐसा करने के लिए जरूरी थी। वाटर ऑफ लाइफ की ये 100 से जायद कतरे आसानी से जीरो विंग की मैन फोर्स की ताकत को बिल्कुल नई सतह पर ले जा सकते थे। सैफ अली से वाटर ऑफ लाइफ वसूल करने पर मायूस फौरन ऐसे चमक उठे जैसे उन्होंने अभी उम्मीद की रोशनी दी दी हो। एक बार जब जमा होने वाले तमाम ने वाटर ऑफ लाइफ का अपना हिस्सा वसूल कर लिया तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के वाटर ऑफ लाइफ पीने से पहले सैफ अली पर एक आखिरी नजर डाली। जिंदगी का एक कसीफ हाला फौरन कमरे में भर गया। ये इतना कसीफ था कि आबदा गाल के जिस्म के खलियात में जान आ गई, इसके दिमाग में मजीद वजाहत आ गई। 3 सेकंड तक यह सिलसिला जारी रहने के बाद एक ताकतवर हाला पूरे कमरे में ऐसे फैल गया जैसे कोई ड्रैगन अपनी नींद से बेदार हुआ हो। आबदा गाल चंद कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ये कैसे मुमकिन है? आबदा गाल की आंखें सदमे से भर गईं जब इसने अपने सामने खड़े इन NPCs को देखा जो अब भी भिखारियों के हुजूम की तरह लग रहे थे। ताहम इस लम्हे इसे NPCs से जो एहसास मिल रहा था वो किसी भिखारी के हाले जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय वो जंग के आजमूदा जंगजुओं की तरह लग रहे थे जिन्होंने बेशुमार मैदानों में जंग लड़ी थी। अगरचे उन्होंने अब भी टूटा फूटा बख्तर और फटे पुराने सूती कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके पुख्ता हाले और छलकते हुए माना ने आम लोगों को इत्तिफाकना उनके करीब आने से रोक दिया। ऐसा लगता है कि इस बार हमारी वाकई चांदी हो गई है। सैफ अली भी थोड़ा पुरजोश हो गया जब उसने अपने सामने मौजूद NPCs के हाले को महसूस किया। असल में उसने सोचा था कि वो उन 100 से जायद NPCs में से 2 या 3 फाइन गोल्ड गार्ड्स हासिल करके भी खुशकिस्मत होगा। ताहम ऐसा लगता था कि वो बुरी तरह गलती पर था। उन 100 से जायद NPCs के मुश्तरका हाले की ताकत पहले ही 3 नाइट्स की 100 रुकनी टीम का मुकाबला कर सकती थी, इसके बावजूद कि ये NPCs इंतहाई खस्ता हाल हथियारों और आलात से लैस थे। अगर वो एपिक हथियारों और आलात से मुकम्मल तौर पर लैस होते तो उनका मुश्तरका हाला यकीनी तौर पर 3 नाइट्स की 100 रुकनी टीम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता। इसके बाद सैफ अली और आबदा गाल ने इन NPCs के मैयार का बेहतर अंदाजा लगाने के लिए उनके अपडेट शुदा अदादोशुमार का मुआयना करना शुरू किया। एक बार जब उन्होंने अपना मुआयना मुकम्मल कर लिया तो आबदा गाल दंग रह गई। जमा होने वाले 100 से जायद NPCs में से कमजोर तरीन भी मिस्टीरियस आयरन गार्ड के मैयार पर था। इन मिस्टीरियस आयरन गार्ड्स की तादाद सिर्फ 47 थी, लेकिन उनमें से हर एक मिस्टीरियस आयरन गार्ड्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता था। एंशेंट गार्ड्स लिटरेचर फरीब मिनट की मदद से सैफ अली के पास उन्हें सीक्रेट सिल्वर गार्ड के मैयार तक पहुंचाने का बेहतरीन मौका था। जहां तक बाकी 57 NPCs का ताल्लुक है, इनमें से 49 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स थे, 6 फाइन गोल्ड गार्ड्स थे और 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स थे। ये नतीजा महज मुज़हका खेज था।
जबकि आबदा गाल 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स को घोर रही थी, सैफ अली की तवज्जो सुरमई लिबादे में मलबूस एक बूढ़े शख्स पर थी। इस बूढ़े शख्स की ग्रोथ पोटेंशियल सिर्फ सीक्रेट सिल्वर गार्ड के मैयार पर होने के बावजूद सैफ अली की आंखें इसे देखते ही हैरत से चमक उठीं। एक्टर 4 ग्रेट विज़र्ड। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।